बाद शानदार रिकवरी और दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करते हुए बाजार, बड़ा सवाल है कि आज कुछ अहम लेवल के ऊपर बंद होने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। दुनिया भर के बाजारों से आता हुआ दिख रहा है शानदार सहारा। तो आइए, स्वागत है आपका आखिरी घंटे की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में, फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। हो जाइए तैयार, आखिरी 1.5 घंटा एक्शन पैक्ड हो सकता है। नजर डालते हैं इस समय की बड़ी बातों पर और जानते हैं फिर अनिल जी से उनका क्या व्यू बन रहा है। सबसे बड़ी बात तो निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आपको आती हुई दिख रही है। अब इस रिकवरी पर कितना भरोसा करना है, यह है इस समय का बड़ा सवाल। सुबह से हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी थोड़ा बेहतर लग रहा है निफ्टी के मुकाबले, और अभी भी आपको वैसा ही सेंस मिलेगा। 35,350 400 के करीब बैंक निफ्टी आते हुए दिख रहा है। इंटरेस्टिंगली मेटल शेयरों में आप खरीदारी देख रहे हैं। सुबह हमने सुस्त शुरुआत जरूर देखी थी, पर वहां से मेटल्स में अच्छी रिकवरी आई है। प्राइवेट बैंक्स अच्छी रिकवरी दिखा रहे हैं। तो देखते हैं आखिरी 1.5 घंटा इन काउंटर्स के लिए कैसा रहता है। आईटी में थोड़ा दबाव है, बट अगेन निचले स्तरों से ये भी संभलते हुए दिख रहे हैं। पर सबसे बड़ा ट्रिगर ग्लोबल बाजारों पर नजर आ रही है। डाउ फ्यूचर्स 300 मजबूत आपको दिख रहे हैं। यूरोप के बाजार में 1% की तेजी है। सिर्फ हमारे बाजार अंडर परफॉर्म कर रहे थे, बट अब थोड़ी रिकवरी हमारे बाजारों में भी आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट कई सारे इंडेक्सेस तो अब डेज हाई के करीब आ रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे लॉसेस रिवर्स करते हुए। अनिल जी, इंटरेस्टिंग एक्शन बन रहा है सर। जो फर्स्ट हाफ रहा काफी रेंज बाउंड रहा, अभी भी वो दायरे में ही है बाजार, बट रिकवरी पिछले 1-1.5 घंटे से सस्टेन करती हुई दिख रही है सर। और अगर डाउ फ्यूचर्स 300 पॉइंट ऊपर है, तो फिर हमारे बाजार में भी थोड़ा तो एक्शन बनना चाहिए सर। बिल्कुल दीप, और सुबह पहला सेंटेंस हम जब प्री ओपनिंग सेशन में जहां बाजार सेटल हुआ, यही बात कर रहे थे कि आज हम अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। जो डाउ फ्यूचर कह रहा है वैसे ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अपने खुद के बाजार की दिशा तय करने के अपने ट्रिगर्स नहीं है। न कोई खास पोजीशंस, न कोई खास खरीदारी या बिकवाली फंड्स की तरफ से, और न ही कोई खास ऐसा माहौल। तो ऐसे में पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट्स पर डिपेंडेंट है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि एक नज़र आपको डाउ फ्यूचर पर ही रखनी है। जिस तरह का प्रदर्शन आपको डाउ फ्यूचर्स में होता दिखेगा, वैसे ही बाजार आपको आगे हमारे यहाँ पर डायरेक्शन दिखाएगा। और बचे हुए 1.5 घंटे में भी कुछ नहीं करना है। आप मुझे सुने ना सुने, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बाकी और कोई चीज़ देखें ना देखें, हाँ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर अलग अलग हो सकता है, बट अदरवाइज स्टॉक्स के बाहर देखेंगे दीप, इंडेक्स में पूरी तरह से रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन है। और इस रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन में बहुत क्लियर है दीप कि आपको रेंज को ट्रेड उसी तरह से करना है जैसा कि डाउ फ्यूचर्स आपको दिखा रहा है। सिंपल सी बात है, 16,450 16,525 आपके लिए खरीदारी की रेंज थी, वहां पर आप पहुंच चुके हैं। 16,625 से 16,700 ऊपर की रेंज होगी। अब डाउ फ्यूचर मजबूत है तो इंतजार कीजिए 16,650 16,700 की रेंज में आने का, वहां मौका देखकर प्रॉफिट बुकिंग की जाए। वहां पर तो पूरी तरह से एकदम कंप्लीट डेटा ड्रिवन रेंज बाउंड और डायरेक्शन लेने के लिए ग्लोबल मार्केट्स। और मुझे नहीं लगता कि आखिरी 1.5 घंटे में कुछ बदलने वाला है। एक अच्छी चीज जो डीप होती हुई दिख रही वो ये है कि जिस तरह के संकेत आ रहे हैं, जिस तरह से डाउ फ्यूचर्स मजबूत है, हमें जो एक क्लोजिंग चाहिए 16,500 के ऊपर की, वो बरकरार रह पाएगी। और एक क्लोजिंग 35,300 के ऊपर की बैंक निफ्टी में भी मिल जाए तो वो अच्छी कही जाएगी। तो अगर दोनों ही लेवल्स के ऊपर आज बाजार बंद हो पाते हैं, यानी कि हल्के हरे निशान में 16,600 मतलब तो कितना आपको मुश्किल से 16,500 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, तो आपके पास काफ़ी कुशन है 100 पॉइंट का। और बैंक निफ्टी में अगर 35,300 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए तो वहाँ पर भी हल्का फुल्का कुशन है। तो मेरे लिए ओपनिंग से ज़्यादा हमेशा क्लोजिंग की अहमियत होती है। और अगर इन दो लेवल को, सिंपल सी चीज़ समझिए, अगर हरे निशान में आज बंद होते हैं ना, तो कोई दिक्कत वाली खास बात है नहीं। रेंज बाउंड मार्केट है तो आपको नीचे में भी सपोर्ट मिलेगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक तरफा तेजी करें, ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। और अगर आखिरी 1 घंटे में आप 16,700 बढ़ते हैं या उसके ऊपर निकलते हैं, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। दूसरी बात एक और दीप जो है वो ब्रॉडर मार्केट का एक्शन। जितनी मजबूती आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में दिख रही है, ब्रॉडर मार्केट में उतनी शायद है नहीं। बढ़ने वाले शेयर बीएसई पर 1,500 शेयर है, कमजोर 2,000 है। एनएससी पर 750 मजबूत है, तो लगभग 1,200 कमजोर है। यानी कि कैश मार्केट के स्टॉक्स में जो बिकवाली है, वो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ी सी बिकवाली जो दिख रही है, वहां पर आपको कमजोर क्वालिटी के शेयरों से थोड़ा सा सावधान रहना है। मजबूत क्वालिटी के मिड कैप शेयरों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो ये थीम रखनी है। अगर आप मिड कैप्स में हैं, कैश मार्केट के स्टॉक्स में हैं, तो क्वालिटी चेक कर लीजिए। इंडेक्स में है, आप रेंज बाउंड में हैं और लोअर लेवल पर खरीदना है, इंडेक्स की लोअर रेंज पर खरीदना है, इंडेक्स के हाई रेंज पर बेचना है, और यही स्ट्रेटेजी काम करेगी। जी दीप। तो रेंज बाउंड है, निचले स्तरों पर अच्छे मौके भी हैं, खरीदारी करें, भरोसा रखें, ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी करते रहें। बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन एक बार देखिए और एक बार निफ्टी पर नजर डालिए। 16,600 पर निफ्टी इस समय आते हुए आपको दिख रहा है, पूरी रिकवरी करते हुए। बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है। अब वही बात है, ऊपरी स्तर से क्या बाजार और ऊपर जा पाएंगे? अगेन यहां पर मुनाफा वसूली आएगी। थोड़ी देर में अनिल जी से उनकी स्ट्रैटेजी भी लेंगे और जानेंगे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां पर उनकी नजर बनी हुई है। आइए तब तक आपको बता देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट खबरों वाले शेयर्स आज के,
और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जहां पर बाजार की नजर है। कुशल और अरमान दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीप। आप जैसे बोल रहे थे ना कुछ ट्रिगर्स, तो कुछ ही ट्रिगर्स हैं। बहुत कम है। हाँ, काफी कम ट्रिगर्स हैं। इनफैक्ट सबसे पहले तो आज मैं बता दूं 2 ही ट्रिगर्स हैं, जिसमें एक तो कोरोना मामले पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 4 बजे कैबिनेट की बैठक है, तो वहां पर देखना होगा किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस या किस तरह के रूल्स में जो बदलाव है एग्जिस्टिंग वाले में, उसमें क्या किस तरह का जो है थॉट प्रोसेस निकल कर आता है। साथ ही यूके पीएम बोरिस जॉनसन ब्रिटिश पार्लियामेंट में आज यहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन वोटिंग होने वाली है, तो 6 से 8 बजे यूके टाइम ये एक्सपेक्टेड है, तो देखना होगा कि वहां पर किस तरह का एक्शन आता हुआ नजर आता है, क्या फैसला निकल कर आता है इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ ही कल आप देखिए गेल का जो बायबैक है वो खत्म होने वाला है, तो यहां पर फोकस रखिए। एक कुल मिलाकर 1082 करोड़ का ये बायबैक रहा है। 190 रुपए प्रति शेयर यहां पर ये बायबैक की प्राइस अनाउंस की गई थी। साथ ही जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंतरिम डिविडेंड 2.25 का इन्होंने दिया था, तो ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और 8 जून यानी कि बुधवार सबसे इंपॉर्टेंट आरबीआई की पॉलिसी का फैसला आता हुआ नजर आएगा, तो ये देखना होगा। और साथ ही जापान और यूरोप इसके जीडीपी आंकड़े भी आएंगे ग्लोबल स्तर पे, अगर आप इवेंट पर नजर डालें तो ज्यादा इवेंट्स नहीं है, बट जो इवेंट्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। ऑफ कोर्स सबसे बड़ा इवेंट तो हमारे लिए है वेडनेसडे सुबह 9:45 बजे आरबीआई पॉलिसी। सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ और सिर्फ आप जी बिजनेस पर देखेंगे। हर बार की तरह सबसे बड़ा पैनल, सबसे बड़े गेस्ट हमारे साथ ही होंगे। आइए खबरों वाले शेयर्स, इनके बारे में भी थोड़ा जानें। अरमान बताएं। खबरें कंपैरेटिवली ट्रिगर से ज़्यादा है। आईआरसीटीसी के लिए खबर, अच्छी खबर आती हुई दिखी है कि वो जो टिकट बुकिंग की सीमा है उसे बढ़ा दिया गया है। अब जो पहले बिना आधार कार्ड से लिंक किए हुए उनकी सीमा 6 थी, उसे बढ़ाकर 12 कर दिया गया है, और आधार कार्ड से जो लिंक करी हुई है उसकी सीमा 12 से बढ़ाकर 24 कर दी गई है। सेल न्यूज़ राइज के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि जो घरेलू स्टील कंपनियां हैं वो लगभग 5,000 प्रति टन जो कीमत है वो घटा सकती हैं। एलएनटी, जहां पे कंपनी को लगभग 2,500 से 5,000 करोड़ की रेंज में एक बीएमसी से वाटर ट्रीटमेंट कारोबार के लिए एक ऑर्डर मिलता दिखा है। कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम, जहां पे इनको 75 सीएनजी कैस्केड्स के लिए कंपनी को लगभग 23 करोड़ का एक ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। कोल्टे पाटिल, जिसमें टाटा पावर के साथ कंपनी ने करार किया, और ये करार किस लिए है? प्रोजेक्ट में चार्जिंग इंफ्रा के लिए ये करार किया गया है। और कुछ ब्लॉक डील्स है मेरे पास, जिसमें पावर ग्रिड जिसमें 26 लाख शेयर्स, और सीईएससी जिसमें लगभग 22 लाख शेयर के कई सौदे किए गए हैं। ओके, तो ये सारी खबरें जितनी भी है, ढेर सारी खबरें, इनके हम ढेर सारी मानेंगे। ये सारी खबरें और ये सारे ट्रिगर्स जो बहुत सारे हैं, एक ट्रिगर 3 दिन तक चलाएंगे कुशल। देखो क्रेडिट पॉलिसी और एमपीसी वाला आज कल परसों 3 दिन तक खींचेंगे। और हमारी रिसर्च टीम की मैं आपको काबिलियत भी बता दूं, जब कभी भी खबरें कम होती है तो जो प्रिंट लेकर आते हैं स्टॉक्स न्यूज़ का, उसका फॉन्ट 3 गुना बड़ा कर देता है। ऐसा लगे कि काम कम नहीं किया है, 3-4 पेज का प्रिंट आउट तो होना ही चाहिए। ये सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे आप बता सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, कहीं भी ऐसा ना लगे कि काम में कोई कमी है। बाकी तो जो खबरें आएगी वही बताएगी। देखिए, हम जनरल न्यूज़ चैनल तो है नहीं, ये खबरें बना लें अपनी मर्जी से, चला लें, हम तो जो होती है वही दिखाते हैं। आइए, एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, सारा का सारा पैनल जुड़ चुका है। कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है, वहीं पर राय ली जाए हमारे एक्सपर्ट से। तो मेटल स्टॉक्स बाउंस करते हुए दिख रहे हैं, बैंक्स बाउंस करते हुए दिख रहे हैं, और जो मजबूत है वो है ऑटो स्टॉक्स। और सुबह भी हमने शुरुआत की थी बजाज ऑटो के साथ, पहला सवाल उसी पर था। आज वायदा कारोबार का टॉप गेनर इस वक्त 3.5% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आइए इस मजबूत शेयर पर ही एक बार राय ली जाए। वागले साहब, स्वागत है, शुरुआत करें और बताएं सर बजाज ऑटो के चार्ट देखकर अपनी राय। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, बाउंस बैक अच्छा आया है, बट ये लेवल पे बाइंग करने की सलाह नहीं होगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर हल्का सा साइडवेज मूव हो सकता है। 3700 3720 ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। बाय भी करना भी है तो 3600 3610 ये लेवल पे अगर मिलता है 3550 के स्टॉप लॉस से, और मेरा टारगेट 3700 का होगा कि 3700 तक जा सकता है। नीचे के लेवल पर मिले मौका तो खरीदारी जरूर करें। आइए खरीदारी करने का रखते हैं इरादा। कुणाल जी और राकेश जी, चार्ट कॉर्नर का बिगुल, क्लोजिंग शो का पहला वाला। और जब भी मैं आपको ये कहूँ कि क्लोजिंग शो का पहला बिगुल, तो कुणाल जी, राकेश जी, उससे आपको बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना समझे कि हम सबसे पहले हैं, सबसे आगे हमारा नाम आया है। इसका मतलब ये है पहला बिगुल, मतलब पहला बिगुल तभी
उसको पहला माने, जब दूसरा तीसरा चौथा भी आएगा तो पहला बिगुल देकर आराम करने ना लग जाए, काम लगातार करते रहे, इसके लिए पहला बताया गया है, नहीं कि बाकी सबसे पहला। बताएं सर, कौन सा स्टॉक चुना है? अनिल जी स्टॉक तो बताता हूँ। अनिल जी बिल्कुल आपने ठीक बोला कि ये जनरल न्यूज चैनल नहीं है। अनिल जी अगर ये जनरल न्यूज चैनल होता तो इस चैनल का अनिल जी एडिटर कम से कम 2-3 शो तो यूक्रेन से कर चुका होता और बैंक निफ्टी गिर रहा होता। अनिल जी तो बंसल जी मैं माफ कीजिए, मैं सुन नहीं पाया आपको, क्या कहा? मैं अनिल जी ये कहा कि आप कह रहे थे ना जनरल न्यूज चैनल नहीं है जो खबरें बनाते हैं। अनिल जी अगर जनरल न्यूज चैनल होता तो आप कम से कम अनिल जी 2-3 शो तो यूक्रेन से कर चुके होते। जनरल न्यूज चैनल वाले तो यूक्रेन भी पहुंच गए थे अनिल जी। देखो यूक्रेन में जाता तो अकेले तो नहीं जाता, आप में से 5-7 को तो साथ में लेके जाता तो उसका फायदा ये होता, आप जाने के पहले यही रोक लेते हैं, बोल अनिल जी कहाँ जा रहे हो, छोड़ो अपने, कौन से सिद्धार्थ जी के चक्कर में हम कौन से फ्रांस गए, हम कौन से आशीष सर के चक्कर में और विश्वेश जी के चक्कर में गोवा गए, तो फिर यूक्रेन क्यों जाना, यही रहने दीजिए। तो अपने तो वैसा हाल है कि अपन जाते ही नहीं, बंसल जी यही रह जाते। बताइए सर आपकी पिक। अनिल जी पिक वही है, संकट मोचन आईटीसी, और आईटीसी के अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर, और जिन स्तरों पे अनिल जी आईटीसी खड़ा हुआ है, आईटीसी में अनिल जी फ्यूल लग जाएगा, फोसिल फ्यूल बोलो, इलेक्ट्रिक व्हीकल का करंट लगेगा, ये स्टॉक बड़ा उछाल देने की तैयारी कर रहा है। तो इन स्तरों पर एक ओवरवेट आईटीसी में खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, रह रहकर हमें आईटीसी पसंद आ रहा है और चार्ट बहुत दमदार है। इसमें हायर बॉटम्स की श्रृंखला बन रही है, 270 के ऊपर ये स्टॉक कुछ समय बिता रहा है और ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। 270 अब स्टॉक के लिए एक मेजर सपोर्ट एरिया बन गया है और वहीं पर स्टॉप लॉस रखकर बाय करने की राय है आईटीसी को। बड़े अग्रेसिव टारगेट्स हैं ऊपर, तो खरीदारी की राय है आईटीसी पर। पहला टारगेट होगा 280 रुपए का, 280 का, और इवेंचुअल टारगेट 289 का है, जिसके लिए आईटीसी में हमारी खरीदारी की राय। तो ये थी आपके लिए आईटीसी पर खरीदारी करने की राय। आज फाइनली फिर से 275 के ऊपर निकलकर टिकने की कोशिश करता हुआ आईटीसी। आइए बढ़ते हैं आगे। आशीष सर भी हमारे साथ तैयार हैं, एक बार आशीष सर से भी मार्केट आउटलुक लिया जाए। उतार चढ़ाव दिख रहा है, न बड़ी तेजी न बड़ी मंदी। आशीष सर बताएं क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर, और मार्केट पर व्यू बताएं। उससे पहले जो आप सुबह कुणाल जी ने कहा कि हमारी शिखर वार्ता में खाली चर्चा खाने पीने को लेकर ही हुई, इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्या ये सही है? नहीं अनिल जी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कल का तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट मीटिंग रही, और अनिल जी मैं आपको बताता हूँ कि मतलब बहुत अच्छा रहा कि ये टाइमली हो गई, क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि अनिल जी, कुणाल जी और राकेश जी में आपस में इतने सारे कम्युनिकेशन गैप्स थे जो कल 2 घंटे बैठ के या 2.5 घंटे 3 घंटे बैठ के ब्रिज हुए हैं। तो आई थिंक अनिल जी मतलब मेरे लिए तो की टेक अवे ये था कि अच्छा वो मीटिंग हुई, एंड आई डिडंट रियलाइज, और मुझे मालूम नहीं था कि इनके आपस में इतने कम्युनिकेशन गैप है। तो अनिल जी काफी वो ब्रिज हुए हैं और मुझे लगता है कि अब तालमेल और ज्यादा बेटर हो जाएगा इनका। सो अनिल जी वो मैं क्रेडिट खुद लेना चाहता हूँ उसका। तो ये अनिल जी उस अपना मनमुटाव बीच में बताएंगे नहीं ना, इसलिए इन्होंने कहा कि बस यही बात हुई थी। तो मैंने कहा मैं सुबह वेट कर रहा था कि जब शाम को मैं मतलब आफ्टरनून में आऊंगा तो आपसे शेयर करूंगा। तो अनिल जी बाकी मार्केट की बात अनिल जी वो बिल्कुल जो परसों का फ्राइडे का आप आगे बोले नहीं आप आगे बोले। उससे पहले कुणाल जी और राकेश जी को मैं बता दूं, सुबह मैंने भी कोशिश की थी और अभी देखो आशीष जी भी कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया आप दोनों के पीछे लगी हुई है, देख लीजिए कि किसी न किसी तरह से हम थोड़ा ना बारूद में चिंगारी डाल दें। पर अब आप दोनों के ऊपर है कि आप कितने मजबूती के साथ बने रह पाते हैं, ये आपके ऊपर है नहीं है वो तो हमको पता है बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी देखो आशीष जी ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। हो सकता है 2 में से एक जना कोई टूट जाए तो शॉर्ट कॉल देना भरपूर चालू करें, शायद आशीष जी का ये इरादा होगा। बताएं सर अब आपका व्यू मार्केट पर। अच्छा अनिल जी एक और चीज बताता हूँ, कुणाल जी और राकेश जी ने मुझे मतलब 2-4 शॉर्ट कॉल्स बताई हैं, मतलब वो दे नहीं रहे हैं लेकिन मेरी हेल्प करने के लिए उन्होंने मुझे भी बताई है कि ये आपके शॉर्ट कैंडिडेट्स हैं। तो उनके लिए उनका धन्यवाद भी किया मैंने और ऑन एयर भी करता हूं। अनिल जी कमिंग बैक टू मार्केट, जो अनिल जी फ्राइडे का व्यू था कि मार्केट रेंज के अंदर अनिल जी 16,400 से नीचे नहीं जाएगा और 16,700 जब तक क्रॉस नहीं करता
तो ऊपर ज्यादा नहीं जाएगा, अगर करता भी है तो अनिल जी कितना जाता है नहीं पता। तो वही रेंज है अनिल जी जिसके चलते 16,700 और 16,500 का एक बियर स्प्रेड बनाया था अनिल जी, जिसमें 5 रुपए हमें मिले थे, जो 16,300 तक सेफ था अनिल जी। अभी उस स्प्रेड की वैल्यू है, अगर मैं जो 5 रुपए मुझे मिले थे अब मैं बनाता हूं तो मुझे 5 रुपए देने पड़ेंगे टेक्निकली, तो अब वो इसका मतलब है 10 रुपए प्रॉफिट में है। तो अनिल जी एक या और दिन की बात, 1-2 दिन की और बात है, मुझे लगता है कि ये जो हमने 5 रुपए मिले थे 50 रुपए मिलने चाहिए मुझे कम से कम। और अगर अनिल जी 16,500-600 निफ्टी रह गया इसी रेंज में तो अनिल जी इसमें जैकपॉट लग जाएगा। सेफ्टी है 16,300 तक, तो इस स्प्रेड से बने रहे, बहुत ही अच्छा स्प्रेड बना है। तो अनिल जी उसी ये बढ़िया चीज होती है थीटा स्कैल्पिंग थ्रू स्प्रेड, कि आप अगर एक तरफ को मूव करता है जिस साइड पे आप हैं तो पहला मूव आपके फेवर में जाएगा और आप एक अच्छी रेंज तक सेफ हैं। अब अनिल जी ये मार्केट इतनी बढ़िया है मतलब इस चीज के लिए कि अब मैं अनिल जी एक बुल स्प्रेड देना चाहता हूं अगले 3 दिन के लिए, तो टेक्निकली हमारा बियर स्प्रेड भी खड़ा हो जाएगा और बुल स्प्रेड भी खड़ा हो जाएगा, और उसका रिजल्ट मैं भी आपसे शेयर करता हूं क्या होगा। तो अनिल जी जो बुल स्प्रेड है वो मेरा वो है अभी 16,600 निफ्टी चल रहा है, तो अनिल जी 50 रुपए इन द मनी 16,550 की कॉल लेनी है जिसका भाव चल रहा है 162-163। फिर से रिपीट करता हूं जी 16,550 की एक कॉल लेनी है, इसका भाव चल रहा है 160-62-63, और 16,750 200 पॉइंट ऊपर की 2 बेचनी है जिसका भाव चल रहा है 68 रुपए 69 रुपए। तो अनिल जी इस स्प्रेड को अगर मैं बनाता हूं तो मेरी कॉस्ट आती है कोई 25 रुपए के करीब। तो 25 रुपए का अनिल जी मतलब हुआ कि मैं 16,550 प्लस 25 16,575 पे मेरा निफ्टी लॉन्ग हो गया। नीचे में अनिल जी कुछ भी हो जाए मेरे को लॉस 25 रुपए से ज्यादा नहीं होगा, और ये 25 रुपए की वैल्यू अनिल जी आपको पता है कि अगर निफ्टी अभी 16,400 भी आ जाए तो भी, या 300 भी आ जाएगा तो भी रहेगी। और अनिल जी ऊपर में मैं सेफ कहां तक हूं 16,950 तक सेफ हूं, 16,950 तक। तो अनिल जी फ्राइडे थर्सडे की एक्सपायरी, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे आज मंडे है, 3 दिन के लिए अनिल जी ये स्प्रेड है। ऊपर में 16,950 तक सेफ है, 16,550 से और इसका जैकपॉट लग जाएगा 16,650 700 कुछ भी हो गया 750 हो गया, जैकपॉट लग जाएगा। वर्स्ट केस 25 रुपए। तो अनिल जी अगर अब किसी ने दोनों स्प्रेड बना लिए अगले 3 दिन के लिए तो अनिल जी नीचे 16,300 ऊपर 16,950, इसके बीच में निफ्टी अनिल जी कहीं भी बंद होगा मुझे प्रॉफिट होगा, मतलब जिसने मैंने स्प्रेड बनाया तो अनिल जी बहुत अच्छा स्प्रेड है। किसी को प्योरली बियर स्प्रेड बनाना था उस दिन बनाया होगा, प्योरली बुल स्प्रेड बनाना है बना लें, दोनों स्प्रेड बनाने हैं दोनों बना लें, क्योंकि मार्केट मुझे अभी भी रेंज में लग रहा है। और अनिल जी मजा जो है ना ट्रेड करने का इस वक्त इंडेक्स में ही है, स्टॉक की पार्टिसिपेशन अनिल जी नहीं दिख रही, मजा नहीं आ रहा। अनिल जी देखिए रोटेशन कैसे होती है, आज अगर हम बात करें फ्राइडे को मुझे एलएनटी अच्छा लग रहा था, आज राकेश जी ने भी एलएनटी दिया, रिलायंस दिया, आज एलएनटी और रिलायंस नहीं चल रहे, परसों आईटी चल रहा था, आईटी आज नहीं चल रहे। अब आज जो मुझे अच्छा लग रहा है जेएसडब्ल्यू लग रहा है या कोई और चीज मतलब पेपर स्टॉक लग रहा है। तो अनिल जी फॉर ए ट्रेडर मतलब मैं एक नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूं, फॉर ए ट्रेडर इन्वेस्टर हर रोज ये थीम शिफ्ट करना या अब सडनली एलएनटी या रिलायंस से निकल जाना और उसमें जाना फिर अगले दिन निकल जाना, ये अनिल जी मुश्किल है। तो मार्केट रेंज में है, स्टॉक्स में मजा नहीं आ रहा। हालांकि बहुत लोग ये कहते हैं ऐसी रेंज में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, रह सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अनिल जी इतनी शिफ्टिंग और इतनी ज्यादा रीशफलिंग इतनी जल्दी पॉसिबल है। तो मेरा मानना है कि अनिल जी ये मार्केट ऐसा है, एक रेंज में अंदर है, बेस्ट ट्रेडिंग स्टॉक है इंडेक्स में अगर आप रॉन्ग होंगे तो ही रॉन्ग होंगे, लेकिन आप राइट होकर रॉन्ग नहीं हो सकते, जो मैं बार बार बोलता हूं। तो अनिल जी अभी भी थीम वही है कि इंडेक्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए, और मेरे पास तो अनिल जी जो स्ट्रैटेजीज होती हैं स्प्रेड की होती हैं तो थोड़ा सा शांति रहती है अनिल जी, एक रेंज बनी रहती है। तो एक रेंज बनी रहेगी और फिलहाल स्प्रेड के जरिए आप ट्रेड करिए। 16,550 की एक कॉल खरीदनी है, उसके सामने 16,750 की आपको 2 कॉल्स बेचनी है। ये है आशुष सर की तरफ से राय। कुछ और स्टॉक्स पर भी आशुष सर से करेंगे चर्चा। आइए उससे पहले सचिन जी भी हमारे साथ है तैयार, एक बिगुल उनके लिए BTSTT का। बताएं सचिन जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इस पर्टिकुलर काउंटर में। पिछले 4 दिनों से जो हम एक ट्रेडिंग रेंज देख रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में, मुझे लग रहा है वो ट्रेडिंग रेंज अभी कहीं जाकर एक्सपैंड होनी चाहिए। इसके RSI ने ऑलरेडी एक स्विंग ब्रेकआउट एस्टैब्लिश कर दिया है, एंड जिस तरीके से इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके ये मूव एग्जिबिट की है, तो मुझे लग रहा है लगभग 785 तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम एक्सटेंड हो सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 754 पे, एंड पहला टारगेट होगा अराउंड 775 का, एंड फाइनल टारगेट होगा अराउंड 784 का।
तो ये है आपके लिए टाटा कंज्यूमर, जिसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ये भी एक काउंटर है जो रेडार पर आ रहा है। इनफैक्ट डेज हाई पर टाटा कंज्यूमर इस समय आते हुए दिख रहा है, तो नज़र रखिए इस काउंटर पर, थोड़ा एक्शन बन रहा है। पर नज़र रखिए ऑटो शेयर्स पर। हमने देखा है रीसेंट रिकवरी में ऑटो सबसे आगे रहे हैं। आज थोड़े सुस्त दिख रहे थे सुबह, बट वहां पर भी अब चुनिंदा शेयर्स में एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी है। तो क्या कुछ चल रहा है ऑटो काउंटर्स के लिए, क्या है कुछ नए ट्रिगर्स, आइए इनके बारे में जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए क्यों है ऑटोज फिर से फोकस में? देखिए दीप, यहाँ पर जिस तरह की परेशानी लगातार सेमीकंडक्टर्स को लेकर होती हुई दिखी है, और ये आज की बात नहीं है, पिछले 18 महीनों से यहाँ पर ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज से जूझ रही थी। पर अब कहीं ना कहीं कमेंट्री काफ़ी सारे जो ऑटो मेकर्स हैं उनकी तरफ से आती हुई नज़र आ रही है कि फाइनली अब सेमीकंडक्टर का इशू जो है वो कम होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट पिछले साल के मुकाबले तो स्थिति काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती हुई दिख रही है, ऐसा मर्सिडीज़ ने कहा है। इनफैक्ट आप देखिए यहाँ पर मर्सिडीज़ बेंज डाइमलर ट्रक्स जो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रक कंपनी है, और साथ ही BMW यहाँ पर अब पूरी क्षमता के साथ अपना उत्पादन कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर डिमांड जो है जिस तरह का अभी सेंटिमेंट बना हुआ है, और जितनी पॉजिटिविटी और जो ऑर्डर बैकलॉग्स है उसको अब ये कंप्लीट करने के लिए कहीं ना कहीं इनको जो सेमीकंडक्टर के इशू पहले हो रहे थे अब नहीं हो रहे हैं, और जो प्रोडक्शन है वो फुल स्विंग पर चल रहा है जितनी भी कंपनियां हैं। और यही एक बड़ा रीज़न है जिस वजह से जितनी भी ऑटो स्पेस की कंपनियां हैं, चाहे वो आप इंडियन कंपनीज को भी लीजिए, क्योंकि आपको याद होगा कि जब सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज होती थी, जितने भी कॉल्स या जितनी भी मैनेजमेंट से हम बात करते थे, यहाँ पर सारे के सारे कमेंट्री इसी बात पर निर्भर करती थी कि सप्लाई साइड इश्यूज हैं और उसी वजह से इनकी प्रोडक्शन पर इंपैक्ट होता हुआ नजर आता था। तो अब फाइनली जब ग्लोबल कंपनीज को प्रोडक्शन में ईज हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय कंपनियों को भी आगे चलकर जहां पर सप्लाई साइड और ईज होती हुई दिखेगी, इनके प्रोडक्शन आंकड़े भी काफी सुधरते हुए नजर आएंगे। तो ये है आपके लिए ऑटो कंपनीज पर नजर, और एक्शन में भी कुछ ऑटो काउंटर्स आ रहे हैं। उनमें से एक इंटरेस्टिंग वाला है और वो है बजाज ऑटो। सुबह काफी सुस्त शुरू हुआ था, उसके बाद अच्छी रिकवरी आई और उस पूरी रिकवरी को बजाज ऑटो होल्ड कर रहा है। कहीं भी एक दिन में आपको आज के ट्रेड में आपको ऐसे नहीं लगा कि बजाज ऑटो फिसलते हुए दिखेगा। वागले साहब से जरा इसके बारे में पूछेंगे कि बजाज ऑटो में क्या एक्शन चल रहा है। वागले साहब, कैसा लग रहा है बजाज का चार्ट? सुबह की सुस्ती के बाद अच्छी रिकवरी और लेवल्स पूरे दिन होल्ड करें सर? दीपांशु, व्यू पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा सा नीचे अगर मिलता है तो बेटर होगा। अभी 367060 के बीच में है, आपको एक 30-40 रुपए नीचे मिल सकता है। इसमें अगर आप पोजिशनल व्यू लेके चलेंगे तो पहला टारगेट 3700-730 होगा, ये मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ। पोजिशनली 3800 तक भी जा सकता है अगले कुछ दिनों में, और आपका स्टॉप लॉस 3000 लगभग 550 के आसपास होना चाहिए। तो यह है आपके लिए बजाज ऑटो, जहां पर आपको रखनी है नज़र। 3550 के आसपास आपको इस पर काउंटर पर मूव आती हुई दिख सकती है। एक और काउंटर जहां पर अच्छी मूव आ रही है, सुबह भी हमारे रेडार पर था, बट टॉप लूजर था जब बाजार शुरू हुआ था। ओपनिंग टिक पर यह टॉप लूजर था और फिलहाल टॉप गेनर है, और वो है JSW स्टील। 3.5% ऊपर है, और दिन के निचले स्तरों से देखेंगे तो 5-5.5% की रिकवरी इस काउंटर ने दिखाई है। बंसल जी, जरा राय दें एक बार JSW स्टील के चार्ट पर। दीपांशु, एक बढ़िया रिकवरी आई है, और स्टॉक को देखें तो फ्राइडे के हाइस के ऊपर निकल रहा है, और एक डाउनवर्ड जो ट्रेंड चला आ रहा था पिछले 5-7 दिनों के हाइस के ऊपर निकला है। और टेक्निकली दीपांशु, यहाँ पर एक अच्छी चीज क्या लग रही है कि जो एक बड़ी करेक्शन देखने को मिली थी, एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला था जब ये एक्सपोर्ट ड्यूटी को लेके कुछ हुआ था, तो वो वाली मंदी के खत्म होने के संकेत है। बड़े पैमाने पर 565 एक बड़ा बेस लग रहा है जिनके पास है होल्ड करें, और टेक्निकली भी दीपांशु शॉर्ट टर्म के लिए भी यहाँ पर 574 575 के स्टॉप लॉस के साथ नई खरीदारी की राय होगी। आपके लिए JSW स्टील नजर रखेगा। ये काउंटर एक अच्छी मूव आपको दिखा रहा है। रेन इंडस्ट्रीज पर एक बढ़िया मूव आ रही है, और सुमित जी दोपहर पर भी रेडार पर आया था, और तब भी मैंने सोचा तब आप शो में नहीं थे ऑफकोर्स सर, पर अब बताइए रेन इंडस्ट्रीज 4.5% ऊपर, क्या करना है इस चार्ट में? दीपांशु, पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। रेन के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। 180 रुपए से लेके 185 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों में रेन इंडस्ट्रीज में देखने को मिलना चाहिए। कोई भी डिप अगर आता है नीचे में 170 168 रुपए तक, तो फ्रेश खरीदारी करें। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 165 रुपए का है, और ऊपर में 185 और 190 रुपए तक के लेवल भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे रेन के अंदर।
तो रेन इंडस्ट्रीज पर रखिएगा नज़र, बहुत ही बढ़िया मूव इस काउंटर पर आपको आती हुई दिख रही है। और मेटल्स और मेटल से जुड़े स्पेसेस हैं जो एक्चुअली आज बाजार को सरप्राइज कर रहे हैं, तो इधर ही आपको नज़र रखनी है। बड़े अच्छे एक्शन यहाँ पर आते हुए दिखे हैं। एक दो और काउंटर्स जहाँ पर आपको मूव आती हुई दिख रही है इस समय। टाटा स्टील, एक बार किरण जी से भी इस काउंटर पर राय ले ली जाए। किरण जी, क्या राय बनती है टाटा स्टील पर? जेएसडब्ल्यू जितना तो आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, पर आज मेटल्स ठीक ठाक लग रहे हैं ट्रेड में और डेज हाई पर है। दीप, वेरी गुड आफ्टरनून। अनिल जी, आफ्टरनून। देखिए, टाटा स्टील का चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है क्योंकि सपोर्ट्स पे है। इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ा था और वापस एक बार उस ट्रेंड लाइन के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 दिनों की क्लोजिंग उस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ये पॉजिटिव बात है। अगर लॉन्ग पोजीशंस कोई क्रिएट करता है या किसी के पास है तो मेरा स्टॉप लॉस अभी 1050 के नीचे होगा। मुझे लगता है पोजिशनली ये स्टॉक लगभग 1150 से लेके 1180 तक जाने की दमखम रखता है, पर स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए क्योंकि अभी भी क्लियरली ट्रेंड जो नेगेटिव ट्रेंड है वो क्लियरली निगेट नहीं हो चुका है अभी तक। तो नजर रखिए मेटल काउंटर्स पर थोड़ा आपको पॉजिटिव एक्शन बनते हुए दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बना रहेगा, बट एटलीस्ट मूवमेंट तो इस समय आ रहा है। पर एक ब्रेकडाउन कैंडिडेट है और वो है इन्फो एज। इनफैक्ट अभी अभी एक फ्रेश सेलिंग भी इस पर आती हुई दिख रही है। सचिन जी, कोई राय? इन्फो एज पर थोड़ी रिकवरी आई थी, 3300 से 4000 आ गया था, तब लग रहा था कि मोमेंटम थोड़ा और ऊपर ले जा सकता है, बट आज ब्रेकडाउन फिर से इस पर आ रहा है। 3860 का एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उस सपोर्ट के नीचे ही इसने ओपनिंग दी है एंड वहां से ही थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही थी। जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है अभी भी मुझे लग रहा है कि काफी बड़े रेंज में ये स्टॉक ऑस्किलेट हो रहा है। एक डिक्लाइनिंग चैनल जिसे हम कहते हैं उसी पर्टिकुलर रेंज में अभी भी लॉक्ड हुआ है। सो लगभग 3300 से लेके 4300 ये पर्टिकुलर रेंज इस पर्टिकुलर स्टॉक की अभी भी एग्जिबिट हो रही है। इसका मिड पॉइंट जो है लगभग अराउंड 3700 के आसपास फिलहाल है। तो अगर ये ब्रेकडाउन वापस हो जाता है 3700 के नीचे, अगर क्लोजिंग एस्टैब्लिश हो जाती है तो एक काफ़ी बड़ा स्विंग इसके लोअर एंड पे नज़र आ सकता है अगले कुछ दिनों में। तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस ही रहना है। जब तक 4500 के ऊपर की वीकली बेसिस पे क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होती तब तक आई थिंक ट्रेंड रिवर्सल की गुंजाइश नहीं होगी। तो यहाँ पर क्लियरली एक नेगेटिव से साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड में रहा है काउंटर एंड मुझे लग रहा है अभी भी इसी पर्टिकुलर रेंज में रह सकता है। तो अगर किसी की बिकवाली वाली पोजीशन है तो अभी भी बने रहने की सलाह होगी। 3920 यहाँ से उनके लिए होगा स्टॉप लॉस। तो ये आपके लिए इन्फो एज, यहाँ पर भी रखे नज़र। स्टॉक का कमजोरी दिखा रहा है। कुछ कैश स्टॉक्स भी हैं जो एक्शन में आ रहे हैं और कुछ और स्पेसेस हैं जहाँ पर आपको रोटेशन दिख रहा है। आइए वहाँ पर रखेंगे नज़र। उससे पहले एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, भारत पेट्रोलियम को बेचना है। 320 का लेवल अभी अभी ब्रेक हो रहा है और हमने अभी हमारे क्लाइंट्स को यही लेवल पे 50 पैसे ऊपर कॉल दिया है और मेरा मानना है कम से कम 310 तक नीचे जाना चाहिए और फिर पोजिशनली 300 तक भी 1 से 2 दिनों में 300 तक जा सकता है। आपका स्टॉप लॉस 324 के ऊपर का होना चाहिए। तो बीपीसीएल पर बिकवाली की राय आ रही है। वागले साहब के रेडार पर ओएमसीज हैं ही, और जिस तरह से हमने देखा है कि दाम भी कच्चे तेल के ऊपर जा रहे हैं, ओएमसीज पर आज आपको एक प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। तो ये स्टॉक फिसलते हुए दिख रहा है। नजर रखते हैं बीपीसीएल के परफॉर्मेंस पर। एक स्पेस है बाजार का जहां पर आपने थोड़ी आज आउट परफॉर्मेंस देखी है और वो है आपकी डायग्नोस्टिक शेयर्स। मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल और थायरोकेयर तीनों ही आपको एक्शन में बनते हुए दिख रहे थे और वहां पर मूवमेंट भी आते हुए दिखा है। मेट्रोपोलिस अब अपनी गेंस गिव अप कर चुका है, डॉक्टर लाल भी ठीक ट्रेड कर रहा है, पर थायरोकेयर, कुणाल जी इसके चार्ट पर नजर डालें। हालांकि ऊपरी स्तरों से ये भी थोड़ा फिसला है बट गेंस इसने होल्ड करी हैं। अभी भी 6.5% ऊपर थायरोकेयर दिख रहा है सर। देखिए दीपांशु, अगर आज तो ज़रूर इसमें उछाल है लेकिन अगर आप ओवरऑल ट्रैजेक्टरी देखें तो बेहद कमज़ोर चार्ट है और स्टॉक लगातार 1350-1400 के लेवल से हमने सीधा एक तरफा गिरते हुए देखा है। सारे एवरेजेस के नीचे अभी भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अभी तक कोई भी ऐसे शुरुआती संकेत भी नहीं है कि इन लेवल्स पर यहाँ एक बेस बन जाएगा और यहीं से टर्न अराउंड होता हुआ दिखेगा। तो मेरी राय में थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है उन्हें पहले निकलना चाहिए था, अभी नहीं निकले हैं तो एक स्टॉप लॉस रख लें और उछाल में निकलने का प्रयास करें। उछाल में निकलने का प्रयास करिए बट उछाल में निकल जाइए, ये आपके लिए क्लियर स्ट्रैटेजी आ रही है। उतना भी सपोर्टिव अभी चार्ट स्ट्रक्चर नहीं है इसका। चलते हैं सचिन जी के पास, उनकी अगली कॉल है तैयार, बीटीएसटीटी। बताएं सचिन जी।
इन स्टॉक्स पे अभी भी दबाव है एंड एक इंट्राडे पुलबैक के बाद वापस अपने स्विंग लोज के आसपास सारे पेंट स्टॉक स्विंग हो रहे हैं। तो लगभग बर्जर पेंट्स में जो एक ब्रेकडाउन हुआ है, मुझे लग रहा है उसका इफेक्ट अगले कुछ दिनों के लिए रह सकता है। तो यहाँ पर अभी भी बिकवाली करनी है। जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, लगभग 576 के आसपास के कंफर्टेबल स्विंग्स बन सकते हैं। तो पोजिशनली टारगेट होगा अराउंड 576 का, इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 585 का। बिकवाली करनी है बर्जर पेंट्स के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 598 पर। आपके लिए राय बर्जर पेंट्स में बिकवाली करने की सचिन जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए सेठी साहब से मुलाकात करने का वक्त है। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है आपका सेठी साहब। कभी कभी आप एफएनओ के स्टॉक भी दिया करो सर। आज कौन से, कैश है या एफएनओ है? गुड आफ्टरनून अनिल जी। आज नहीं, आज अनिल जी दोनों स्टॉक कैश मार्केट के स्टॉक्स है दोनों। और अनिल जी ऐसे भी नहीं एफएनओ के स्टॉक नहीं देता हूँ जी। अनिल जी लास्ट वीक दिए थे मैंने और आज नहीं तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा बोलिए। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि रेन इंडस्ट्री वाला जो स्टॉक है वो इतना बढ़िया प्रदर्शन करता दिख रहा है। मैं यहाँ पे कोची में हूँ, यहाँ पे बारिश भी हो रही है। रेन इंडस्ट्री से वहीं से मुझे याद आया, रेन इंडस्ट्रीज आपका पिछले हफ्ते की पिक थी, कमाल करती हुई दिख रही है। आज भी बड़ा मजबूत है, तो एफएनओ के भी आने दीजिए। आज तो कैश के है, राइट? हाँ बिल्कुल अनिल जी, आज दो स्टॉक कैश किया। और थैंक यू अनिल जी फॉर रिमेम्बरिंग मी फॉर रेन इंडस्ट्रीज। पिछले सप्ताह सोमवार को ही मैंने 160 के लेवल पे रिकमेंड किया था। मेरा जब मानना था कि मेटल कुड बी डूइंग वेल, और रेन इंडस्ट्रीज 175 के टारगेट्स थे वो आज अचीव हो गए, तो इट्स डन वेल। बिल्कुल बधाई हो। और आज का सुबह का सोमानी सिरामिक्स भी एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स का आपका जो 610 का टारगेट था 590 के आसपास दिया था, वो भी मुझे याद है। वहाँ 585 का दोनों स्टॉक जो थे आपके सुबह, वो उसके स्टॉप लॉस 585 थे, 580 थे, माफ कीजिएगा। एवरेस्ट इंडस्ट्री और सोमानी सिरामिक्स का टारगेट भी शॉर्ट टर्म पिक वाला आज का आज ही हासिल हो गया। तो सेठी साहब उसकी भी बधाई स्वीकार करें। अब बताएं सर आज के दोनों स्टॉक्स। थैंक यू सो मच अनिल जी। अनिल जी आज का जो पहला स्टॉक है एक ऑटो कंपनी है, आजकल ऑटो सेक्टर फोकस में। स्टॉक का नाम है जेबीएम ऑटो, JBMA के नाम से एनएसई का टिकर है। 454 के लेवल पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। अनिल जी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा ऑटो सेक्टर में एक जबरदस्त एक अच्छा मोमेंटम है, बहुत अच्छा कर रहा है। और ये कंपनी एक बहुत ही सॉलिड कंपनी है, ऑटो कंपोनेंट सेक्टर की कंपनी है, जो कि आप कई सारे लीडिंग ओईएम्स जैसे फोर्ड है, महिंद्रा, वोल्वो, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, होंडा, इन सबको कैटर करती है। बट इतना ही नहीं, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी प्ले है। जब सरकार ने फेम 1 करके जो पॉलिसी अनाउंस करी, उसके बाद से इनका अच्छा खासा फोकस रहा इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में, जहां ये इलेक्ट्रिक बसेस बनाते हैं, बैटरी टेक्नोलॉजी में और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, और रेगुलर इंटरवल्स पे इनको इलेक्ट्रिक बसेस सेगमेंट में ऑर्डर्स मिलते हैं। एक बहुत ही अच्छी ऑर्डर बुक है और कई सारी म्यूनिसिपैलिटीज जैसे नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, फिर एयरलाइन कंपनीज, इन सब से इनको रेगुलर इंटरवल्स पे ऑर्डर मिलते हैं। सॉलिड बैलेंस शीट है। मार्च तिमाही के नतीजे बहुत ही दमदार थे। 93 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल मार्च तिमाही में सिर्फ 33 करोड़ का पैट था। और दिसंबर तिमाही क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो 34 करोड़ के सामने 93 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया। एक अच्छे फंडामेंटल्स वाली लो डेट इक्विटी रेशियो है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, और 3 साल का पैट का कैगर भी जबरदस्त है 31% का। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक 454-55 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। 485 का टारगेट है और 445 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त जेबीएम ऑटो में खरीदारी करने की सेठी साहब की तरफ से। तो ये पहला स्टॉक। सेठी साहब दूसरा शेयर बताएं। दूसरा स्टॉक अनिल जी आज सुमित के टेरिटरी में इंक्लूड कर रहा हूँ। छोटे प्राइस का स्टॉक है राणा शुगर्स। 30 रुपए 25 पैसे के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। आज अब वापस से शुगर स्टॉक्स में थोड़ी चाल नजर आ रही है। जैसे हमने पिछले कुछ दिनों में देखा थोड़ी बहुत गिरावट थी जब से सरकार ने एक्सपोर्ट पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए। बट जो कल जो स्टेटमेंट्स आए प्राइम मिनिस्टर साहब के, जो एथेनॉल की ब्लेंडिंग को 10% के टारगेट को बिफोर टाइम अचीव कर लिया, और अब उनका जो आगे जो उनकी चाल है वो या सीरियसली परस्यू कर रहे हैं कि 20% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग हो जाए तो उसका बड़ा फायदा पूरे सेक्टर को होना है। अच्छी खासी शुगर की कैपेसिटी है इस कंपनी की। फिर एथेनॉल की भी 305 किलोलीटर पर डे की कैपेसिटी है। पावर जनरेशन करती है 102 मेगावाट, जिसमें एक्सेस पावर होता है जो ये
मार्केट में सेल करते हैं। बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से विद इन द शुगर सेक्टर बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, 3 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। ये रिटर्न ऑन इक्विटी है 47% का, पिछले 3 साल का जबरदस्त कैगर रहा है, पैट का 35%, और कंपनी ने पूरा फोकस किया अपने बैलेंस शीट की क्वालिटी को सुधारने में। 1.5 का जो डेट इक्विटी रेशियो था FY21 में, वो घट के अब 0.48 हो गया है। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल एक बहुत अच्छा करना चाहिए ये स्टॉक, और इसमें 30 रुपए के लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह। 34 का शॉर्ट टर्म टारगेट है और 29 का स्टॉप लॉस रखना है। 2 बेहतरीन कॉल्स आपके लिए सिटी साहब की तरफ से। राणा शुगर, इस पर रखनी है नजर। शुगर स्टॉक्स आज वैसे भी फोकस में हैं ही और ये स्टॉक रिएक्ट भी कर रहा है, और साथ ही खरीदारी करके चलें JBM ऑटो पर। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। आइए 2:30 बज गए हैं और लेते हैं अनिल जी से उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी भी। अनिल जी, डाउ फ्यूचर्स तो टॉप फॉर्म में है सर, लगभग 300 पॉइंट्स की तेजी डाउ फ्यूचर्स में दिख रही है। उससे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस आपको नैस्डैक फ्यूचर्स में दिखेगी। परसेंटेज वाइज डाउ फ्यूचर्स 1% ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर्स 1.5% ऊपर है, तो डबल गेन्स वहां पर आपको आती हुई दिख रही हैं। यूरोप के बाजारों में अक्रॉस 1% से ज्यादा की तेजी है। एशिया के बाजार आज काफी मजबूत रहे, इनफैक्ट हांगकांग का बाजार तो 0.25% ऊपर था। कच्चा तेल अभी भी एलिवेटेड है, रुपया स्टेबल है, तो बाकी बाजार बहुत ही अच्छी गेंस दिखा रहे हैं सर। हमारे ही बाजार बस सपाट है इस समय, क्या करना है इस समय? देखिए दीप, व्यू वही रेंज बाउंड है। ऊपर की रेंज में आने पर बेचना है और नीचे की रेंज पे आने पर खरीदना है। ऊपर की रेंज से मेरा मतलब है 16,625 से 16,700 आज के लिए। उस रेंज में आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और नीचे की तरफ 16,450 से 16,525 की रेंज में आएगा तो खरीदेंगे। तो यानी कि यहाँ से 50 पॉइंट नीचे आने पर खरीदने का मन बनाना शुरू करेंगे। 16,450 तक 16,525 से मन बनाना शुरू करिए। यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर आने पर 16,625 से बेचने का मन बनाना शुरू करिए। ऊपर 75 पॉइंट और 16,700 तक बेचना। तो इससे बढ़िया मार्केट हो नहीं सकता। दोनों तरफ मामला बराबरी का। आप 16,575 पे ऐसी जगह है जहां पर आपको कुछ करना ही नहीं है, खाली वेट एंड वॉच के अलावा, इंतजार करने के अलावा। और इंतजार ये कि पहले किसी एक तरफ जाने दे। देखिए, डाउ फ्यूचर्स आपको गिरने नहीं देगा बहुत ज़्यादा, और जिस तरह का मूड माहौल ब्रॉडर मार्केट में है, थोड़े कैश मार्केट के स्टॉक्स कमज़ोर हैं, निचले स्तरों से रिकवरी रेंज बाउंड है, तो बहुत ज़्यादा तेजी करने नहीं देंगे। तो आप बेहतर है फिर रेंज के किसी एक सिरे पर आने दें, उसके बाद ट्रेड लें। अब आइए मैं डेटा बता दूं। 3 बजे तक का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 16,625। इसके ऊपर 3 बजे के पहले निकल कर टिके तो आप अच्छी तेजी दिखाएंगे, और तब आपका 16,500 और 16,600 के कॉल राइटर हैं, वो थोड़े रिस्क पे आएंगे और वो ये सोचेंगे कि चलो अब हमने कॉल बेच के गलती की, डाउ फ्यूचर 300 ऊपर है, कल और भाग गया तो काटा जाए। हो सकता है 2 दिनों के, 3 दिनों के, 2.5 दिनों के करेक्शन के बाद बाजार फिर से ऊपर जाने को तैयार हो रहे हैं। तो 16,625 के ऊपर वो ट्रिगर होगा। अब आइए 16,500 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है वहां पर पुट में। तो जब तक 16,450 16,500 की रेंज नहीं टूटती है तब तक कोई चिंता की बात नहीं। वहां पर आने पर आपको खरीदारी आती दिखेगी, और जब तक आप 16,500 के ऊपर क्लोज हो रहे हैं तब तक भी चिंता की बात नहीं। तो आपके लिए कुशन तो बन गया है, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएंगे, ये साफ दिख रहा है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आपके 35,000 के नीचे आप नहीं जाएंगे, ये आप इत्मीनान रख सकते हैं। और 35,500 के ऊपर बंद होने की भी तैयारी आज की है नहीं। तो 35,000 पर 23 लाख शेयर हैं, 35,500 पर कॉल्स में 22 लाख शेयर हैं, लगभग बराबरी का मामला है। तो ऐसा लग रहा है दीप कि आखिरी 1 घंटे में मार्केट को कुछ खास बड़ा इंडेक्स के लिहाज से करना हो, इसकी संभावना थोड़ी कम दिख रही जी। कुछ नहीं होने वाला, इसी लेवल पर आप रहने वाले हैं। रेंज के नीचे, जैसा अनिल जी कह रहे हैं, रेंज के नीचे आए खरीदारी करिए, रेंज के ऊपर जाए मुनाफा वसूली करिए। तो थोड़ा डिप आए तो दोबारा निफ्टी खरीदने की आप सोच भी सकते हैं। पर आइए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है भरपूर, जैसा हम कह ही रहे हैं। आइए, एक और कॉल तैयार है सुमित जी की तरफ से। सुमित के सुपर हिट। बताएं सर सुमित जी। दीपांशु, मेरे पास सेल कॉल आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 140 रुपए 80 पैसे, 141 रुपए। बैंकिंग स्टॉक है, स्टॉक का नाम है सिटी यूनियन बैंक, जिसका सिंबल है CUB। CUB के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों की तेजी के बाद आज एक सेलिंग कैंडल फॉर्म हो रही है, जिसमें लास्ट 2 दिनों के लो ब्रेक हो चुके हैं। तो मेरे को लग रहा है कि 1 से 2 दिनों के लिए सिटी यूनियन बैंक के अंदर यहां से बिकवाली करे। नीचे के अंदर 136 रुपए से लेके 132 रुपए तक के लेवल 1-2 दिनों के अंदर CUB के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ऊपर के अंदर जो इसका रेजिस्टेंस है वो 144 रुपए 145 रुपए के पास है। तो 144 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के सिटी यूनियन बैंक में यहां पे बिकवाली करनी है। 136 132 ये 2 लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है।
सिटी यूनियन बैंक का 140 का पुट अभी सीएमपी 5 रुपए 90 पैसा 6 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 4 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 8 रुपए से लेके 10 रुपए तक के टारगेट सिटी यूनियन बैंक के 140 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और फ्यूचर्स में 136 और 132 ये लेवल इसी हफ्ते में देखने को मिलने चाहिए। बिकवाली करें सिटी यूनियन बैंक, बिकवाली करें सिटी यूनियन बैंक, ये है आपके लिए सुमित जी की तरफ से राय। बैंक्स पर थोड़ा दोनों तरफ का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है इस समय। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, बाजार की बात तो हम रोज़ करते ही रहते हैं और अनिल जी रोज़ हमारे साथ होते हैं, बाजार पर आपका व्यू भी देते हैं, बताते भी हैं क्या स्ट्रैटेजी है। पर अनिल जी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आज होते हुए देखी, कई सारे हमारे व्यूअर्स ने भी हाईलाइट करा, आपके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, पर्टिकुलरली आपका जो इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पर किसी ने मस्ती करने की कोशिश करी है सर। एक पूरी की पूरी फेक प्रोफाइल बनाई और आपकी जो सारी आपके एक्चुअल इंस्टाग्राम की पोस्ट हैं वो इस फेक प्रोफाइल ने बनाई, और यही नहीं फिर व्यूअर्स को ये कांटेक्ट कर रहे हैं और वहां पर उनसे बात कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट एडवाइस और तरह तरह की और चीजें वहां पर बात चल रही है। सर ये जरा ये नई फेक प्रोफाइल जो सामने आई है अब इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम का तो हमने पहले सुना था, ये इंस्टाग्राम पे अब क्या चल रहा है सर? दीप ये बड़ी सरप्राइजिंग है, 13,700 लोग जोड़ भी लिए इन्होंने। मतलब कहाँ, हाँ ये अचीवमेंट है, मानना पड़ेगा। मतलब नकल में भी अकल लगा के काम किया, सारी की सारी। अच्छा ऐसा नहीं कि एक दो जोड़ी हो, सारी की सारी उन्होंने पोस्ट जोड़ी और उससे जो भी देखता है उसको ऐसा लगता है कि ये तो मेरी है, एग्जैक्टली सेम टू सेम उसी क्रम में लगाई हुई है। तो पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, एक मेरा ट्विटर का आईडी है जो आपका वेरीफाइड है, ब्लू टिक वाला है, जिस पर मेरी आपको जो भी ओपिनियंस, मेरी जो भी एडवाइस, वो आमतौर पर जो मेरी टीवी पर होती है वो आती है। कभी कभार कोई किसी केस में मैं रिप्लाई कर देता हूँ तो कर देता हूँ किसी स्पेसिफिक क्वेरी का, अदरवाइज जो कुछ भी मेरी ओपिनियन टीवी पर जाती है वही आपको आती है, और उस पर ब्लू टिक है तो आपके लिए पहचानना आसान है कि ये मेरा आईडी। अब रहा सवाल फेसबुक का और रहा सवाल सोशल मीडिया का, सॉरी इंस्टाग्राम का, और रहा सवाल सोशल मीडिया के अदर जो और दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि टेलीग्राम हुआ, सिग्नल हुआ। ये तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको क्लियर कट कि न मेरा टेलीग्राम पे न मेरा सिग्नल पे कोई किसी तरह का चैनल नहीं है। टेलीग्राम पे भी मेरे दीप नहीं तो 15, 20, 25 ऐसे फेक चैनल्स चल रहे हैं। यूट्यूब पे सारे फेक चैनल, मेरा कोई पर्सनल यूट्यूब चैनल नहीं है जो है जी बिजनेस का है। मेरा कोई पर्सनल टेलीग्राम चैनल नहीं है, इवन हमारा पर्सनल टेलीग्राम चैनल जी बिजनेस का भी नहीं है। तो कोई भी टेलीग्राम चैनल हमारे नाम पर बनाकर जो डाल रहा है वो एकदम फेक है, आप जाइए। एक और चीज़ मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर आपको बताना चाहता हूँ, मैं कोई किसी स्टॉक पर, किसी मार्केट पर, किसी चीज़ पर मैं एडवाइस देता ही नहीं। मैं देता ही नहीं टीवी के अलावा, जो कुछ दे रहा हूँ यहीं पर दे रहा हूँ। और अगर मेरी एडवाइस पब्लिकली कहीं भी जाएगी तो या तो मेरे पर्टिकुलर ट्विटर हैंडल से जाएगी या फिर मेरे हमारे जी बिजनेस के हैंडल से जाएगी। कई बार लोग मुझे बोलते भी कि आप जवाब नहीं देते हो, हम फेसबुक पे आपको सवाल लिख के भेजते हैं या ट्विटर पे सवाल लिख के भेजते हैं। प्रॉब्लम यही है कि अगर मैं आपको ट्विटर तो चलिए मान लिया कि चलो वेरीफाइड है, फेसबुक इंस्टा वेरीफाइड नहीं है, अगर वहाँ जवाब देना शुरू करें तो आपको ये लगेगा कि मैं तो जवाब देता हूँ। फिर फेक आईडी जो बनेगी वो फेक आईडी पर आप भरोसा करना शुरू कर देंगे। और एक और बड़ी चीज़ इस फेक आईडी में दीप स्पेशली इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है, और वो ये कि मैं सबको एडवाइस ये कर रहा हूँ कि सब कुछ छोड़ के आप क्रिप्टो में पैसा लगाओ। और क्रिप्टो को लेकर मेरी जो राय है वो आपको पता है, और मेरा फंडा बहुत क्लियर है। अच्छा है या बुरा ये आप डिसाइड कीजिए, मेरा फंडा क्लियर है। जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती मैं उस पर एडवाइस नहीं करता। अगर मुझे क्रिप्टो नहीं समझ में आता या मुझे अपने रिजर्वेशंस हैं तो आपकी मर्जी, आप करें ना करें आपकी मर्जी, लेकिन मैं राय नहीं देता। तो बहुत क्रिस्टल क्लियर, हालांकि हमने उस पर एक्शन लेने की बात भी की, लीगल एक्शन की भी, उसके बाद मेरे ख्याल से ये अकाउंट रिमूव हुआ है। लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि अगर 13-14 हज़ार लोग आंख बंद करके आ जाते हैं, कई सारे ऐसे फेसबुक पर भी आए हैं मेरे पास मैसेज कि लोग मेरे आईडी बनाकर पैसे मांग रहे हैं जिनको मैं जानता नहीं। तो मैंने कहा यार इतने बुरे दिन तो नहीं आए हैं कि मुझे पैसे बनाने के लिए फेसबुक पे लोगों को मैसेंजर पे मैसेज डाल के 2-5 हज़ार 10 हज़ार रुपये मांगने पड़े। ऐसा होगा तो यार दोस्त इतने रिश्तेदार हैं आस पास में, पड़ोस में, ऑफिस के कलीग हैं, ज़रूरत होगी तो कहीं से भी मिल जाएंगी। ऐसी नौबत नहीं आएगी कि मैं मुसीबत में हूँ और मुझे एक ही चीज़ नज़र आए कि मैं मैसेंजर पे या फेसबुक पे लोगों को कहूँ प्लीज़ मुझे थोड़े पैसे भेज दिए। मतलब सोचने की बात है, जिनके पास मैसेज आए उन्हें भी सोचना चाहिए। आप प्लीज़ इस पर भरोसा न करें। और मैं बहुत साफ साफ कह रहा हूँ, कोई भी मेरे नाम पर या मेरा नाम बनाकर आपको एडवाइस देने की कोशिश कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। जो कुछ भी एडवाइस है वो सिर्फ यहाँ पर, इसलिए कई बार मैं, जैसे अभी भी मैं प्रोग्राम्स में जाता हूँ, इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंसेज में जाता हूँ, लोग बोलते हैं कि आपका नंबर दे दीजिए हम आपको, मैं बोलता हूँ भाई मैं करूँगा ही नहीं।
जो एडवाइस दूंगा मैं चैनल पर ही दूंगा, ताकि कहीं कोई क्लैरिटी नहीं रहे, क्योंकि ये सब चीज़ें रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हमारी सोशल मीडिया टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, हर रोज़ वो ऐसे अकाउंट पकड़ते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, उनको बंद करवाते हैं, फिर नए खुल जाते हैं। अब क्या करेंगे, हर रोज़ ये भी लगे रहते हैं। सो इसलिए हमने सिस्टम ही ये बनाया कि जो कुछ एडवाइस करना है वो सिर्फ चैनल पर करना है, चैनल के अलावा कुछ नहीं। और बाकी आपको जो भी एडवाइस देखनी है आप हमारे वेरीफाइड हैंडल से ही देखें। मेरा इंस्टा का अकाउंट है, मेरा फेसबुक का अकाउंट है। इंस्टा और फेसबुक पे आप नाम देख सकते हैं। ट्विटर पे जो मेरा हैंडल है अनिल सिंघवी और आगे वो डैश लगाया हुआ है। फेसबुक मेरा सिंपल सा नाम है अनिल सिंघवी, और इंस्टा पे जो मेरा नाम है अनिल सिंघवी मीडिया। इन तीनों के हिसाब से, और सेम जी बिजनेस के भी हमारे ऐसे ही हैंडल है। तो आप सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑफिशियल हैंडल्स पर फोकस करें, बाकी सब छोड़ दीजिए। जी दी एग्जैक्टली तो ध्यान रखिए, और अगर आपको ये मैसेजेस आ रहे हैं तो प्लीज़ इमीडिएटली इस फेक प्रोफाइल को रिपोर्ट करें और इंस्टाग्राम के नोटिस में भी लाएं कि एक फेक प्रोफाइल है, और प्लीज़ 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 ना ही मैसेजेस पर रिस्पॉन्ड करें और ना ही किसी लिंक पर या किसी एडवाइस पर आप एक्शन लें। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है। आजकल ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फैली हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और मार्केट एक्शन पर डालते हैं नज़र, क्योंकि थोड़े और काउंटर्स हैं जो मूवमेंट इस समय दिखा रहे हैं। कोरोमंडल अभी रेडार पर आया था थोड़ी देर पहले और स्टॉक में थोड़ा मूवमेंट भी आते हुए दिखा था। कोरोमंडल पर रखिए नज़र और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर रखिए नज़र। ये भी निचले स्तरों से थोड़ा मूवमेंट दिखा रहा है। कोरोमंडल अब थोड़ा फेल होते हुए दिख रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर थोड़ा एक्शन आपको अभी अभी बनते हुए दिखा था। जरा सुमित जी नज़र डालें, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ अभी अभी मूव करने की कोशिश कर रहा है, दम दिखता है इसमें? स्टॉक के अंदर थोड़ा सा मोमेंटम तो बना है, लेकिन अच्छी तेजी तो 1400 के ऊपर ही देखने को मिलेगी। तो जिन्होंने पोजीशंस ले रखी है वो तो होल्ड कर सकते हैं और फ्रेश खरीदारी 1400 के ऊपर करें। नीचे के अंदर अगर कोई डीप आता है 1320 रुपए तक तो फिर लोअर लेवल्स पर खरीदारी करें, और फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। 1400 के ऊपर ही फ्रेश बाय बनेगा। तो ये है आपके लिए राय गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर। और इस बीच जो ये इस तरह के फेक जो हैंडल्स बने हैं, जो फेक सारी एडवाइस आ रही है, उस पर आशु जी भी कुछ राय देना चाहते हैं। जी आशु जी बताएं सर। अनिल जी आपने कहा कि वो एडवाइस क्रिप्टो की दे रहे हैं, तो अनिल जी जहां पे भी आपको मतलब कहीं आपने डालना है तो मेरा भी एक क्रिप्टो इज अ ग्लोबल पॉन्जी स्कीम, ये मेरा भी जो एक मदरहुड ऑफ स्टेटमेंट है ना, अपने साथ ही कहीं लगा दीजिए बिल्कुल, ताकि सबको कोई कंफ्यूजन न रहे कि हमारा व्यू क्या है क्रिप्टो के बारे में। बिल्कुल, तो क्रिप्टो पर आशु जी की भी राय बिल्कुल साफ है और हमारी तो है ही। हमारी तो क्लियर कट है कि जब तक समझ में ना आए वो चीज़ ना करें। अगर आपको समझ में आती है, आपको पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है, क्या रिस्क है कैसे है, आप सोच समझ कर लगा रहे हैं, अच्छी बात है। अदरवाइज आप अपनी सावधानी के साथ करो। एनीवे इन्वेस्टमेंट किस में करना है किस में नहीं करना है वो एक अलग चीज़ है। जो बड़ा मुद्दा वो ये है कि लोग फेक आईडी बनाएं, और फेक आईडी में अगर आपकी एडवाइस में इतना दम है, आप अपनी आईडी बनाइए, दीजिए लोगों को पसंद आएगी, धीरे धीरे फॉलो करेंगे। मेरे को भी अनिल सिंघवी बनने में 52 साल लग गए, तब जाके आज मैं इस उम्र में आकर पहुंचा हूँ जिस पे लोग एडवाइस करते हैं। लोगों को दूसरे के नाम का शॉर्टकट क्यों चाहिए? अगर आपको लगता है आप क्रिप्टो पर बहुत अच्छा एडवाइस कर सकते हैं, आपको लगता है स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपना नाम बनाइए। अपना नाम बनाएंगे तो नाम भी बनेगा, आपके पैसे भी आएंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। दूसरों का नाम मिसयूज़ करके करना, चाहे वो चैनल का आईडी हो, चाहे मेरा आईडी हो, चाहे किसी हमारे और एक्सपर्ट का या फिर हमारे कलीग्स का हो, वो गलत है। तो आप लोगों से निवेदन ये है कि इस चक्कर में ना पड़े कि अनिल जी एडवाइस कर रहे हैं या कोई हमारे दूसरे एक्सपर्ट एडवाइस कर रहे हैं, वो सावधानी रखना आपका काम है। देखिए इसमें हम खाली कह सकते हैं, अल्टीमेटली आपको सावधानी रखनी है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, पर्सनल लेवल पे मैं कभी किसी को एडवाइस करता नहीं, ताकि ये झंझट ही ना आए कि किसी को किया किसी को नहीं किया। और जो कुछ भी मेरी एडवाइस आती है वो हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स जो वेरीफाइड हैं वो, या फिर जो मैंने आपके सामने अभी इंस्टा का और फेसबुक का और ट्विटर का हैंडल जो रखा है उसके पे, टेलीग्राम पर हमारा कहीं कोई जी बिजनेस का, मेरा, हमारे किसी भी कलीग का कोई चैनल नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। एनीवे चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है बसिन साहब से मुलाकात करने का 2:45। स्वागत है आपका वसीम साहब। सुबह आपसे मुलाकात हुई, वहां से लगभग 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर हुआ है, हरे निशान में लौटने की कोशिश भी कर रहा है, बैंक निफ्टी भी वैसा ही कर रहा है, और ग्लोबल मार्केट्स भी दिख रहे हैं मजबूत। तो आपका कन्विक्शन, भरोसा सुबह काम आता हुआ दिख रहा है। बताएं सर एक बार अपडेट, और उसके बाद लेता हूं मैं आपसे फ्रेश कॉल्स भी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। पहले तो आपको बता दूं, आपको 52 साल लगे, मुझे 59 लाख साल लगे। हर महीने 2 फेक आईडी बनते हैं, और वो फेक आईडी क्या होते हैं कि पैसा लेके कर रहे हैं।
तो हमारी लीगल टीम हर महीने 2 या 3 नोटिस होते हैं अनिल जी, ऑन फेसबुक, ऑन टेलीग्राम। तो यू कैन इमेजिन क्या अगर आप जेन्युइनली भी कुछ करते हैं, जैसे मैं आपके सामने अनिल जी, अगर गलत हूं सही हूं, जेन्युइन आपके सामने जेन्युइनली इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन करता हूं, नॉट दैट, और मैं ऐसे अपने एज ए कंप्लायंस में किसी को भी कहीं नहीं कॉल देता, ज्यादातर आपके यहाँ आता हूं, और ऑब्वियसली आईआईएफएल के जो कस्टमर्स हैं। लेकिन ये रैकेट तो अनबिलीवेबल है, इसलिए मैंने आपके साथ अनिल जी, आपको याद है जब सीपीआई मीट हुई, मैंने सभी के यहाँ भी ये बात छोड़ी कि वी हैव टू सेफगार्ड द रिटेल इन्वेस्टर। अनिल जी, वो हमारी प्रायोरिटी है, नॉट द एफआई। हमारी प्रायोरिटी है रिटेल इन्वेस्टर, जो हमारी बैकबोन है। मैं थोड़ा सा आपके यहाँ आपने बोला तो मैं भी उसमें भावुक हो गया कि हर महीने हमारी लीगल टीम को अनिल जी ये चीज भुगतनी पड़ती है, तो इसके लिए तैयारी कर लीजिए अनिल जी। नॉट दैट वी आर क्लेम टू फेम, बट अगर भगवान की दया से कुछ अच्छा करते हैं तो उसमें भी आपको निगरानी रखनी पड़ती है अनिल जी। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लगभग हमारे जितने एक्सपर्ट हैं जी सर सबके नाम से जो फेक आईडीज बन रही है उसमें प्लीज सावधान रहें। आप ये ध्यान रखें, किसी को भी फॉलो करने के पहले इंश्योर कर लें आप पक्का है कि नहीं वो आईडी, उसके बाद ही करें। जी सर बताएं। अनिल जी, जैसे आपको कहा था, मार्केट में बेरिशनेस मोर ऑन द माइंड है रादर देन द एक्चुअल, और जैसे मैंने आपको कहा मार्केट्स हैव गॉन थ्रू दैट ह्यूज प्रोसेस, चाहे वो नैस्डैक था, हाँ आज आप देखिए टेक्नोलॉजी में, आपको सुबह भी कहा था बाइंग आएगी बैंक्स में, वैसे ही हुआ है। और अभी भी मुझे लगता है ऑटोज, बैंक्स, आईटी आर गोइंग टू लीड द वे फ्रंट, कोई मंदी के कारण नहीं है। आपको अपडेट दे दूं अनिल जी, गेल, बंधन और जिंदल स्टील मैंने ट्रेडिंग पिक्स दिए थे, बंधन और जिंदल ऑलमोस्ट हो गए, 72 रुपए जिंदल बिक गया और 27 रुपए बंधन। तो ट्रेडर को जहां 2.5-3% मिले उसको प्रॉफिट लेना भी चाहिए। 35 की वेट मत करना, प्रॉफिट जब आपको आता है या 74 की, यू हैव टू बी प्रूडेंट इनफ इन अ वॉलेटाइल मार्केट टू मेक मनी। अब अनिल जी, आपके लिए 2 नहीं 3 कॉल है, आप कहें तो मैं शुरू करूं। ओके, तो आज 2 नहीं 3 कॉल्स आ रहे हैं वसीम साहब की तरफ से, बताएं सर। अनिल जी, सबसे पहले लीजिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक। मैंने ये 1500 भी कहा था, उस समय 2500 में कह रहा था, लोग सोच रहे थे क्या है, अब तो 2500 जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक के नंबर, उसकी गाइडेंस और उसकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। 1880 में 85 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1840, 1950 टू 1970 ट्रेडिंग कॉल है। दूसरा पिक अनिल जी, आइडिया में जरूर कुछ हो रहा है, और आपको पता है 5G ऑप्शन इज राउंड द कॉर्नर और आरपूज आर राइटिंग, तो मुझे 9 रुपए में 9.20 पे ये रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। 8.70 का आप स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन 10:30 पौने 11 का भाव मुझे आइडिया में दिख रहा है। अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी ये है, लेकिन आप आरपूज देखिए अनिल जी, अनबिलीवेबल जिस तरह से आरपूज राइज कर रहे हैं, और भारती ने 178 का कह रहा है, 200 का आरपू आएगा, तो आइडिया विल बेनिफिट ऑन बोथ दोस काउंट। और मुझे लगता है कोई कैपिटल इन्फ्यूजन जरूर इसमें आ रही है, गिवन द रूमर्स। आई एम नॉट सेइंग, बट आई एम सेइंग द रिस्क रिवॉर्ड फॉर 9 रुपीज is very favorable for a 10%, 15% upside. तीसरा होगा अनिल जी, जो मुझे लगता है नो ब्रेनर है इस भाव पे, टाटा मोटर। आपको पता है ये एक टेस्ला की वजह से मार्केट वो ऊपर नीचे हो रही है, बट टेस्ला ने जो गाइडेंस दी है उसने कहा है जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स या मैन्युफैक्चरिंग साइड के है, ही वांट्स पीपल टू कम बैक टू वर्क, और मैं उसमें मिसइंटरप्रेट नहीं करता। मुझे लगता है टाटा मोटर एक एंट्री का अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जिस तरह से उनकी ईवी सेगमेंट कर रहा है, it is not possible that you will make money. तो 428-29 में लीजिए, 418 का स्टॉप लॉस, 445 to 448 का टारगेट टाटा मोटर में। तो ये है वो 3 बेहतरीन स्टॉक्स यहां पर खरीदारी करने की राय वसीम साहब की तरफ से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हल, आइडिया और टाटा मोटर्स, 3 बेहतरीन शेयर हैं जहां पर आप तेजी करके चलें तो होगा आपके लिए बेहतर। आइए बढ़ते हैं आगे। धन्यवाद वसीम साहब, कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात। आइए तब तक आगे बढ़ते हैं और अब मुलाकात करते हैं किरण जी से। एक बार तो कर ही चुके, एक बार और किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी, क्लासिक ऑप्शन स्ट्रेटेजी देने वाला हूं, बहुत बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। आईसीआईसीआई प्रू का 560 का कॉल ऑप्शन अभी लगभग 23-20 के आसपास मिल रहा है, वो लेने की सलाह है। आईसीआईसीआई प्रू 560 का कॉल ऑप्शन, आपका स्टॉप लॉस 19 रुपए का स्ट्रिक्ट रखना चाहिए, और मेरा पहला टारगेट 34
और दूसरा 36। ये दो बड़े टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस लेनी चाहिए। इसके रीजंस पीछे मैं बताता हूं। जो जिस तरीके से ये दो ऑप्शन बैरियर इसने क्रॉस किए आज के आज 550 और 560, और इधर लगभग 5 लाख शेयर्स ट्रैप हो चुके हैं, तो इनकी शॉर्ट कवरिंग चलती नजर आएगी। रिस्क बहुत कम है, वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग है, ये एक रहेगा। दूसरे जो डेटा देखने को मिल रहा है वो 570 के कॉल ऑप्शन में अच्छी 570 नहीं 580 के कॉल ऑप्शन में अभी तक अनवाइंडिंग देखने को मिल रही थी। अभी उधर लॉन्ग पोजीशंस ऐड होते नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो शॉर्ट पोजीशंस है वो ट्रैप हो चुके हैं और एग्रेसिव होके बाय करते नजर आ रहे हैं। टेक्निकली हम एक बहुत अच्छे पैटर्न पे, पिछला जो स्विंग टॉप था उसको तोड़ दिया है क्लोजिंग बेसिस पे, और जो पैटर्न है बहुत शानदार है। मेरा मानना है कि ये ऑप्शन स्ट्रेटेजी लेके चलना चाहिए। छोटा सा रिस्क है, बड़े रिवॉर्ड देखने को मिलेंगे। 2 से 3 दिन का वक्त देना चाहिए इस स्ट्रेटेजी के लिए। ओके, 2 से 3 दिनों का वक्त दें आप इस कॉल ऑप्शन के लिए खरीदारी करने के लिए। यहाँ से ICICI प्रूडेंशियल में 560 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदने की राय आपके लिए आती दिख रही किरण जी की तरफ से। आइए बढ़ते हैं आगे। और प्रधानमंत्री जी ने कल अपने भाषण में कहा कि देश में पेट्रोल डीजल में 10% इथेनॉल मिलाने का जो टारगेट था वो हासिल किया जा चुका है और वो समय से पहले मिल गया है। ये एक बड़ी बात है। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सरकार की क्या योजनाएं हैं, क्या कुछ है, इन सब पर डिटेल्स लेकर हमारे साथ तैयार है आशीष चतुर्वेदी। आशीष बताइए। सर, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर जो है पीएम मोदी ने जानकारी दी कि 10% ब्लेंडिंग का जो लक्ष्य था वो समय से 5 महीने पहले जो है पूरा हो गया। और आप देखिए इसमें ग्रोथ कितनी बढ़िया देखने को मिली, क्योंकि जब एनडीए की सरकार ने शुरुआत की थी 2014 में तो केवल 2.3% की ब्लेंडिंग होती थी। वहां से अगर आप देखें तो अब हम 10% की ब्लेंडिंग पर आ गए हैं। और लेकिन सरकार का अगर आप देखें तो लक्ष्य काफ़ी ज़्यादा है। वो मान रहे कि 2025 तक जो है 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो लक्ष्य है ये भी इन्होंने जो है इसकी समय सीमा पहले बढ़ाई है। यानी ये काफ़ी जल्दी हासिल होगा 20%। आपको बता दूं कि 13% से ज़्यादा की ब्लेंडिंग के लिए आपको इंजन में जो है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करने पड़ते हैं, तभी जो है यहाँ पर ट्वीक करना पड़ेगा, तब उसके बाद आप 13% से ज़्यादा की ब्लेंडिंग कर सकते हैं। लेकिन ये वर्केबल है और ऑटो कंपनीज भी इसकी पूरी तरीके से तैयारी कर रही हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो रिन्यूएबल स्पेस में ढेर सारी जो है अपडेट्स आते हुए नजर आए। सबसे पहली बात कि 40% बिजली का उत्पादन जो है अब देश में नॉन फॉसिल फ्यूल यानी रिन्यूएबल सोर्सेज से हो रहा है, और इसका भी जो टारगेट है वो समय से 9 साल पहले पूरा कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी देखें ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है। और साथ में जो सोलार ऊर्जा है इसमें देश में जो ग्रोथ अगर आप देखें तो करीब करीब 18 टाइम्स की यहाँ पर देखने को मिली है। सर, ये जो 10% की ब्लेंडिंग हुई है इससे काफ़ी बड़ा फायदा हुआ है। सबसे पहली बात आप देखें 27 लाख टन का जो कार्बन एमिशन है ये घटा है। इसके अलावा 41,000 करोड़ का जो फॉरेक्स में फायदा हुआ है, जो फॉरेक्स की बचत हुई है, इसके चलते देखें तो सीधा फायदा। और आगे 2025 के लिए भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक लक्ष्य है। और 2030 तक देखें तो डीजल में भी जो है 5% बायोडीजल की ब्लेंडिंग होगी। तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा बजेंगे, यहाँ पर नजर रखिएगा। तो यह है आपके लिए बड़ी खबर जो आई है शुगर स्पेस के लिए। अग्रेसिव और टारगेट हो रहे हैं। समय से पहले एक टारगेट अचीव हो गया, अब और बड़े टारगेट्स की तरफ भारत मूव भी कर रहा है। शुगर स्टॉक्स थोड़े अच्छे एक्शन में भी रहे सुबह से। एंड ऑफ कोर्स जो सेक्टर का लीडर है बलरामपुर चीनी, ये भी अच्छा लग रहा है। हालांकि ऊपरी स्तरों से हल्का सा नीचे आया था, बट मूवमेंट इस पर बरकरार दिख रहा है। सुमित जी जरा चार्ट पर राय दें। बलरामपुर चीनी 410-412 का लेवल। दीपांशु, शुगर स्टॉक्स के अंदर सभी में मोमेंटम बन रहा है और बलरामपुर चीनी का जहां तक सवाल है, स्टॉक ने कल का हाई ब्रेक कर दिया 200 डीएमए के पास में इसने टेस्ट करके फिर इसने रिबाउंड दिखाया है। तो अब अगर आज की क्लोजिंग इसके अंदर 410-411 के ऊपर मिल जाती है तो बलरामपुर चीनी में फिर आने वाले दिनों में यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा और 425 से 430 रुपए तक का मूव बलरामपुर चीनी में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट बनेगा 399-400 के आसपास बनेगा, तो पोजीशंस होल्ड करें। 410-411 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 15 से 20 रुपए का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। ओके, तो यह है आपके लिए बलरामपुर चीनी, जहां पर रखनी है नजर। श्री रेणुका, धामपुर, EID, पैरी, कोठारी, द्वारिकेश, ये सारे काउंटर्स आपको अच्छी मूव दिखा रहे हैं। और राणा शुगर तो अभी थोड़ी देर पहले सेठी साहब रेकमेंड भी करके गए थे, तो नजर रखिए इस स्पेस पर एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आइए स्वागत करते हैं निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका का। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर कैसे देख रहे हैं बाजार को? रेंज में है बट अभी अभी थोड़ी रिकवरी करके 16,600 पर आया निफ्टी। एक पॉजिटिव डेटा ये है कि आज 10% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है और नीचे से शॉर्ट कवरिंग हुई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव डेटा बिल्डअप हो रहे हैं, क्योंकि 10% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप भी है।
तो यहाँ पे 16,600 की कॉल ऑप्शन लेनी चाहिए जो 130 में मिलती है। इसका स्टॉप लॉस 85 का होगा और टारगेट करीब 220 के होंगे। ओपन इंटरेस्ट काफी अच्छा खासा बिल्डअप हुआ है और ये गैप डाउन के बाद हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि एक मूव हमें 16,700 की तरफ मिल सकती है, इसलिए हम 16,600 की कॉल ऑप्शन ले रहे हैं। तो की कॉल खरीद कर जाइए, लग रहा है कि थोड़े बाजार पॉजिटिव मोमेंटम के लिए तैयार हो रहा है। बैंक निफ्टी कैसे देखते हैं सर? स्लाइटली आउट परफॉर्म किया है आज निफ्टी को, यहां से थोड़ा मूवमेंट आएगा? देखिए बैंक निफ्टी में 35,300 के आसपास सपोर्ट लेवल है और 35,500 का लेवल है जिसके ऊपर निकलने पे ये सपोर्ट ले लेना चाहिए और ऐसा लग रहा है कि 35,500 के ऊपर निकलना चाहिए क्योंकि बैंक निफ्टी में आज 2.5% ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, वेयर स्टॉक्स में थोड़ी थोड़ी बाइंग आ रही है बैंकिंग में। तो मुझे ऐसा लग रहा है एक शॉर्ट कवरिंग मिलनी चाहिए और बैंक निफ्टी में मगर एंट्री करनी चाहिए 35,500 के ऊपर। 35,500 फ्यूचर तोड़े तभी एंट्री करनी चाहिए और उस केस में 35,800 की तरफ जा सकता है। 800 की तरफ आपको बैंक निफ्टी भी जाते हुए दिख सकता है और ऑफ कोर्स 16,600 की कॉल पर तो नितिन जी खरीदारी करवा भी रहे हैं, तो अच्छा एक्शन इस समय बाजार आपको यहां से दिखा सकता है। ये बॉटम लाइन बन रही है। शुक्रिया नितिन जी जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। यहाँ पर आप मूवमेंट देखिए, नजर रखिए। जहां तक इंश्योरेंस स्टॉक्स का सवाल है, HDFC लाइफ, SBI लाइफ और ICICI प्रू, ये तीनों मूवमेंट दिखा रहे हैं और अभी ICICI प्रू पर किरण जी का कॉल भी आया था, ये अच्छे एक्शन में आते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको मूवमेंट बनते हुए दिखेगा। हल्का सा मूवमेंट आपने ऑयल एंड गैस काउंटर्स पर भी बनते हुए दिखा है। ONGC सुबह अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा था, अभी भी 1.5% ऊपर है। किरण जी ONGC थोड़ा एक्शन में आ सकता है सर? ONGC का चार्ट पैटर्न मुझे मेरे ख्याल से न्यूट्रल टू माइल्ड पॉजिटिव रहेगा। बहुत बड़ी अपसाइड मुझे नहीं दिख रही है क्योंकि एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 158 160 लेवल्स पे है, तो वो क्रॉस करेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो मेरा मानना है कि जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है, अभी के लिए मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 151 का रहेगा। कैश लेवल्स पे की बात कर रहा हूं, अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता तो एक बार 160 के आसपास के टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे। 160 के आसपास हम वापस एक बार इस स्टॉक पे रिव्यू लेना चाहिए हमें। यह है आपके लिए ONGC 160 के आसपास आप दोबारा रिव्यू ले सकते हैं, बट फिलहाल अच्छा दिख रहा है। ऑयल इंडिया पर रखिए नज़र, MRPL, चेन्नई पेट्रो जैसे काउंटर्स पर भी रखिए नज़र, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स इस स्पेस में होते हुए दिख रहे हैं और उसी के बारे में हम आपको थोड़ी देर में बताने भी वाले हैं, बट ये स्पेस काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। एक स्टॉक जिसमें ब्रेकडाउन आया है, एक बार वागले साहब से पूछना पड़ेगा। वागले साहब, इंडिया बुल्स लगा था थर्सडे फ्राइडे के एक्शन को देखकर कि फाइनली अब ये थोड़ा मूवमेंट के लिए तैयार है, बट आज सारी गेन्स गिव अप करते हुए दिख रहा है सर। दीपांशु 110 108 तक जा सकता है, यहाँ पे बेचने की भी सलाह नहीं है, लेकिन आपकी बात सही है, गेन्स तो गिव अप कर दिया है, तो मुझे लगता है ये 108 110 ऑन द डाउन साइड, 130 ऑन द अपसाइड, ये रेंज थोड़ी टाइम तक इसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा। तो ये वापस रेंज में आ गया है, थोड़ा इसका मूवमेंट आया था, लग रहा था बाजार को कि शायद अब ये मूवमेंट दिखा सकता है, बट इंडिया बुल्स वापस आपको फिसलते हुए दिखाए। पर आइए ऑयल एंड गैस, यहाँ पर क्यों रखनी है नजर और स्पेशली चुनिंदा ऑयल एंड गैस काउंटर्स पर इतनी बड़ी तेजी क्यों आती हुई दिख रही है, समझते हैं इसको वरुण के साथ। वरुण बताइए ऐसा क्या दिख रहा है स्पेस में? डेफिनेटली दीप, तो ऐसा ये हो रहा है कि जो GRMs है, खासकर सिंगापुर GRMs जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली। इनफैक्ट वो जो है सिंगापुर GRMs लाइफ टाइम के हाइस पे पहुंच चुका है, नए हाइस बनाए, करीब $25.2 प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुका है। आपको याद होगा आज से 2 साल पहले यानी कि Q1 FY21 में अगर आप देखते तो ये नेगेटिव में था और वहां से अगर आप देखेंगे तो $25 के आसपास पहुंच चुका है। इनफैक्ट अगर आप हर साल दर साल भी देखेंगे ना तो Q1 FY22 के अगर आसपास अगर आप देखते तो ये करीब $2 के आसपास था, वहां से अब बढ़ के देखिए करीब $20 के आसपास हो चुका है, यानी कि 1 साल 1.5 साल में करीब 10 गुना के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो यहाँ पे सिंगापुर GRMs में देखने मिली। और रीजन इसके काफ़ी सारे हैं। एक तो जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स है उनकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है, इसके अलावा अगर रशिया पे सैंक्शंस लग रहे हैं, रिफाइनरी शटडाउन्स हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स में कहीं ना कहीं गिरावट है चाइना की तरफ से, तो इन सब के चलते जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स है उनकी मांग में जो है वो लगातार बढ़ोतरी देखने मिल रही है। इसके लिए सिंगापुर GRMs जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई है। अब देखिए वैसे तो इसका फायदा अगर आप देखेंगे तो पूरे ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनियों में देखने मिलेगा, लेकिन खासकर MRPL, चेन्नई पेट्रो जैसी कंपनीज पे होता है, क्योंकि अगर $1 भी सिंगापुर GRMs बढ़ते हैं तो इन कंपनीज को करीब 700 से 800 करोड़ क्वार्टरली फायदा होता है। सिर्फ यही नहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी इसका बड़ा फायदा होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो $2 भी अगर प्रति बैरल के आसपास GRM बढ़ते हैं तो इन कंपनीज के मार्केटिंग मार्जिन पे कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट पड़ता है। करीब 1 से ₹1.25 प्रति लीटर के आसपास का फर्क जो है वो पड़ता है। और
माफ कीजिएगा, पिछले क्वार्टर में जो जीआरएम्स थे वो करीब $17 के आसपास थे, और इस क्वार्टर के अगर आप देखिए $25 तो हाईज है, लेकिन एवरेज भी निकालेंगे ना इस क्वार्टर का तो करीब 20 के आसपास आता है, यानी कि $3 के आसपास एवरेज जीआरएम्स जो है वो तो बढ़ चुके हैं। और अगर ये $25 के आसपास ही रहता है यहाँ से, तो आप समझिए एवरेज आपके जीआरएम्स जो है वो करीब $21-22 के आसपास निकल के आ सकते हैं, यानी कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले $4-5 के आसपास जीआरएम्स में जो है वो बढ़ोतरी होगी। तो इसका भरपूर फायदा जो है एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, साथ ही साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को होगा। और इसके लिए फायदा होगा ना दीप, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज देखिए उसको पास ऑन नहीं कर पा रही है जो कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, तो एटलीस्ट जो जीआरएम्स बढ़े हैं तो इनके जो मार्जिन है वो थोड़े बहुत ऑफसेट होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ अपस्ट्रीम कंपनीज जैसे कि रिलायंस, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, इनको भी इसका फायदा हो सकता है, लेकिन खासकर एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ऑयल मार्केटिंग में भी दीप खासकर आईओसी जैसी कंपनीज है ना, वहाँ पे आपको नजर रखनी है। तो ये है आपके लिए आईओसी पर रखिए नजर, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो। हालांकि एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो आज आप दोनों में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दोनों सर्किट पर अटके हुए हैं, बट डेफिनेटली ये स्पेस है। और ऑयल इंडिया पर भी रखिए नजर, ये भी एक और काउंटर है जो मूवमेंट दिखा रहा है। ओएनजीसी की ज्यादातर बात हो जाती है, ऑयल इंडिया थोड़ा इग्नोर हो जाता है, बट आज 10.5% का उछाल आपने ऑयल इंडिया में आते हुए दिखा है। कुणाल जी, काफी इग्नोर्ड स्टॉक है ऑयल इंडिया, बट 10.5% ऊपर सर। देखिए दीपांशु, इग्नोर्ड नहीं है, क्योंकि आज सवेरे मैंने और राकेश जी ने 10 की कमाई में खरीदारी की राय दी है, तो आज ही राय दी और आज ही जबरदस्त तेजी बन रही है। और सवेरे भी मैं कह रहा था कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना है जिसका ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, तो आमतौर पर सुस्त रहने वाला है, लेकिन अब इसमें जबरदस्त तेजी बन रही है और हमारी पूरी उम्मीद है कि इसमें आपको 330, 335 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो मौजूदा स्तरों पर भी और गिरावट में इसको अक्यूमुलेट करके चलें, 330, 340 के टारगेट्स आते हुए दिखेंगे। तो यह है आपके लिए ऑयल इंडिया, जहां पर रखिए नजर। सुबह 10 की कमाई में भी रिकमेंडेड था और एक ही दिन में 10.5% गेन से काउंटर दिखा चुका है, तो यहां पर एक बड़ा ब्रेकआउट वाला मूव आते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट फ्रेश अप मूव ऑयल इंडिया के काउंटर पर आपको इस समय दिखेगा। कुछ काउंटर्स हैं, वही स्टॉक स्पेसिफिक बाजार है। देखिए निफ्टी वापस घूम गया, बट ऊपरी स्तरों पर आप देख रहे हैं कुछ काउंटर्स पर एक अच्छा मूवमेंट आ रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस पर भी रखिए नजर, अभी एक ब्रेकआउट इस पर भी आते हुए दिखा है। ये भी एक इंटरेस्टिंग चार्ट बन रहा है आपके लिए। और जेएसपीएल ये थोड़ा मूवमेंट दिखाने की तैयारी कर रहा है। जेएसपीएल पर कुछ इंटरेस्टिंग मूव बनती हुई दिख रही है। सचिन जी जरा देखें जेएसपीएल का चार्ट। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील की तो बात हो गई, जेएसपीएल एक्टिव है इस समय और डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है सर। जी दीपांशु, इनफैक्ट लगातार एक नेगेटिव ट्रेंड के बाद यहाँ पर थोड़ी सी होप्स नज़र आ रहे हैं कि एक पुल बैक रैली बन सकती है। लगभग जिस तरीके से इसने एक ओवर सोल्ड टेरिटरी से एक स्विंग बनाया है, तो आई थिंक इमीडिएट हर्डल जो 375 का है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग एस्टैब्लिश हो जाती है तो मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव इस पर्टिकुलर स्टॉक में अनलॉक होगी। तो इमीडिएट बेसिस पे नहीं, बट डेफिनेटली 375 के ब्रेकआउट पे यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। एंड अगर ये ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो जाता है तो 395 के पहले तो कोई मेजर रेजिस्टेंस काउंटर में नहीं है, तो इमीडिएट बेसिस पे 395 400 के आसपास के स्विंग कंफर्टेबली अचीव होने चाहिए। तो यहाँ पर तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन है तो डेफिनेटली उसे कवर कर देना चाहिए। एंड अगर फ्रेश लॉन्ग्स बनाने हैं तो 375 के क्लोजिंग के लिए वेट करना है। तो ये है आपके लिए राइट, जहां तक जेएसपीएल का सवाल है। चुनिंदा फर्टिलाइजर काउंटर्स में भी थोड़ा एक्शन बन रहा है। आरसीएफ, इसको पुल अप करिए, 3% ऊपर ये आरसीएफ का चार्ट इस समय आपको दिख रहा है। यहां पर थोड़ी मूव आ रही है। कोरोमंडल अभी थोड़ी देर पहले ये मूवमेंट दिखा रहा था। भारत रसायन में देखिए 2.5% की तेजी बनती हुई दिख रही है। कोरोमंडल भी इस समय 1.5% ऊपर है। तो चुनिंदा फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर थोड़ा मूव दिख रहा है। आरसीएफ पर एक बार सुमित जी से राय ली जाए। सुमित जी, 3% ऊपर आरसीएफ, कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है चार्ट में सर? जो सभी फर्टिलाइजर स्टॉक्स में मोमेंटम तो बना है। जहां तक आरसीएफ का सवाल है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस तो होल्ड करके चल सकते हैं। फ्रेश खरीदारी 97 या 98 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है उसके बाद करना चाहिए, या फिर कोई डीप आता है तब करना चाहिए, बट एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। जो मैंने रेजिस्टेंस कहा है वो ब्रेक होने के बाद इसमें 100 से 105 रुपए तक का इमीडिएट शॉर्ट टर्म का मूव देखने को मिलेगा। तो पोजीशंस होल्ड करें, आने वाले दिनों में एक अच्छा ऊपर का मूव भी देखने को मिलेगा। ऊपर का मूव भी दिख सकता है आरसीएफ में। ये काउंटर भी मूव कर रहा है। एग्रोकेमिकल स्पेस थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। सुमिटोमो केमिकल ये एक और काउंटर है जहां पर आपको थोड़ी मूव बनती हुई दिखी है। अगेन इंटरेस्टिंग चार्ट है इसका भी, उसको भी आपको अपने रेडार पर रखना चाहिए। चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो थोड़ा तेजी में आते हुए आपको दिख रहे हैं। आरबीएल बैंक पर थोड़ी मूव आ रही है इस समय। अब आरबीएल बैंक सस्टेन करता है नहीं, ये इंटरेस्टिंग रहेगा। आरबीएल बंधन
दोनों बैंकिंग काउंटर्स इस समय आपको मूव करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट बंधन बैंक पर एक बार किरण जी से पूछा जाए। किरण जी, बंधन बैंक कंपेयर टू आरबीएल ऑफ कोर्स थोड़ा स्ट्रांग भी रहा है, ये कैसा लगता है सर 325 के लेवल पर? हाँ बिल्कुल दीप, रिलेटिवली पॉजिटिव डाइवर्जेंस इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है विज विज आरबीएल बैंक। और ये काउंटर अभी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो रहेगा लगभग 335 से 340 का। ये जो 5 रुपए का सप्लाई जोन है, ये एक बार निकल जाए फिर इस स्टॉक में बहुत अच्छे फायरवर्क्स देखने को मिल जाने चाहिए। वैसे भी ये स्टॉक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। और अभी जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है उनके लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 315 का रखने की सलाह होगी। कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ। तो ये है आपके लिए बंधन बैंक। एक स्टॉक जो काफी कमजोर है, और आशु जी इस पर आपकी राय रहनी है सर। आई थिंक पहले भी आप इसे हाईलाइट भी कर चुके हैं। आई थिंक एक्सपायरी ऑप्शन में भी इस पर आपने पहले राय दी है और उसके पहले भी आपके रेडार पर आए। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX इस साल 30-32% की आपको गिरावट ऑलरेडी ये काउंटर दिखा चुका है। और हाई से देखें सर, जो इसका 300 का था बोनस एडजस्टेड, तो वहां से तो 40-42% नीचे चुका है और अभी भी गिर रहा है। क्या चल रहा है सर इस चार्ट में, और यहां से वीकनेस बन सकती है जिस तरह से पिछले 6-7 महीनों में इसमें लगातार गिरावट ही हो रही है? दीपांशु, ये स्टॉक बिकॉज ऑफ जब वो थोड़ा सा एनर्जी स्टॉक्स में हलचल आई, आई थिंक इतना ओवर हाइप था और इसके रिजल्ट भी कोई ग्रेट नहीं आए हैं बहुत ज्यादा, लेकिन एक होप थी। उस होप के चलते दीपांशु, मतलब क्योंकि वो ऊपर से करेक्ट हुआ था एंड स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन इन दी स्टॉक्स, मतलब ये भी सुनने में आया था कि रिजल्ट समझ नहीं आए। जब मैंने कहा था कि बाजार को सब समझ आता है, रिजल्ट ऐसी चीज है कि अगर हम एक दूसरे को मतलब कहते हैं कि नहीं बाजार को रिजल्ट समझ नहीं आए, तो आई थिंक वी आर मेकिंग ऑफ आवरसेल्व्स। तो दीपांशु, मतलब इतना हेवीली स्टक हो गए हैं इसके अंदर लोग, और मुझे लगता है कि मतलब ये मार्केट के रिबाउंड के साथ भी जो भी हमने 15,800, 900 से 16,400, 500, 700 तक की मूव देखी है, उसमें भी वर्चुअली नील पार्टिसिपेशन था इसके अंदर। 2-4 बाउंस बैक को, छोटे छोटे बाउंस बैक को, तो लोअर हाइज लोअर लोज बनाता जा रहा है। तो मतलब आई एम एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल विद दिस स्टॉक। मतलब अगर कोई चीज इसको बचा ले, ऊपर ले जाए, मतलब स्पेशल इसमें कुछ हो जाए तो अलग बात है, बट आई थिंक दिस वन ऑफ द अनदर काउंटर्स which can become a big laggard in the, I mean, considerable future, because heavily overbought and people are terribly stuck in this stock. और दीपांशु, सबसे बड़ी चीज इसके अंदर इसका लॉट साइज भी बहुत बड़ा है एंड प्रीमियम भी बहुत कम होते हैं। तो मतलब अगर आप इसमें हेजिंग स्ट्रेटेजीज भी करना चाहें तो हो नहीं सकती है, क्योंकि मैं इसको काफी ट्रैक करता हूँ। मेरी तो ये लिस्ट में मतलब इट्स ए काइंड ऑफ ए नो स्टॉक। मतलब इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट आ ही नहीं सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ द लेवल्स के बहुत नीचे आ गए हैं। आई वुड नॉट डू बार्गेन हंटिंग और कैचिंग ए फॉलिंग नाइट टाइप्स करिए, ना ही बॉटम फिशिंग इसमें करने की कोशिश करिए। और आशु सर, बात करते करते 15.5 लाख शेयर्स के सौदे भी होते हुए दिख रहे हैं IEX में। अब कौन खरीद रहा है या मोर इंपॉर्टेंटली कौन बेच रहा है, ये जरूरी रहेगा जानना, बट कुछ सौदे भी होते हुए दिख रहे हैं IEX में और लगातार काफी कमजोर रहा है ये काउंटर। इस साल ही हम 30-32% की गिरावट इस चार्ट में होते हुए देख रहे हैं। तो थोड़ा वहां पर एक्शन बना हुआ है IEX। अनिल जी, कुछ काउंटर्स हैं जो अभी ब्रेकडाउन्स भी देने लग गए हैं, स्पेशली कुछ IT काउंटर्स पर वीकनेस वापस आ रही है सर। बिल्कुल, तो थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होता दिख रहा है बाजार में, और निफ्टी भी अब थोड़ा सा 16,650 के 550 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है जय ठक्कर से मुलाकात करने का, कैश का ऑप्शन। स्वागत है जय, आपका बताएं क्या करना चाहिए। अनिल जी, मॉर्निंग में पुट ऑप्शन दिया था और वो हमने ये भी राय दी थी कि नीचे आए तो और थोड़ा खरीदे, फिर मोमेंटम आएगा निफ्टी में तो ऊपर और तेजी देखने मिलेगी। तो वो जो 63 पर पुट दिया था, अभी करीब 44-45 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वही कहा था कि 45 के आसपास आता है तो और थोड़ा ऐड कीजिए। IT स्टॉक्स अनिल जी कुछ ऐसा देख रहा हूँ मैं जो लोअर लेवल से ऐसा रिकवर हुआ है, जैसे मॉर्निंग में हमने HCL टेक दिया था पिक ऑफ द वीक, अभी इन्फोसिस, विप्रो तो दोनों पॉजिटिव में भी आ चुके हैं। और IT इंडेक्स इनफैक्ट 29,300 वाला ऑलमोस्ट 29,800 आ चुका है, तो 500 पॉइंट की रिकवरी वहां पे देखने मिली है, पर काफी मिक्स एनर्जी। अब मुझे स्ट्रैटेजी थोड़ा मैं उसमें बदलाव कर रहा हूँ। जो सुबह मैंने दिया था एक डिरेक्शनल कॉल हमने दिया था अनिल जी, जहां पर हमने 16,300 का पुट खरीदने को कहा था, और बट मार्केट में वहां से रिकवरी आई है और हमने जो बाय ऑन डिप्स भी कहा था वहीं पे स्टेबल है 44-45 के आसपास। अब बदलाव अनिल जी ये स्ट्रैटेजी में उसमें एक ऐड करना है, वो स्ट्रैटेजी को हम बना देंगे अब लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी, जहां पे हमें 16,800 का
कॉल ले लेना है जो अभी मिल रहा है हमें करीब 43 पर। सो अनिल जी हमारा जो टोटल हो जाएगा वो 106 का हो जाएगा कंसिडरिंग मॉर्निंग इनिशिएशन प्राइस ऑफ 63 एंड दैट विद 43 राइट नाउ। सो हमारा कंबाइंड कॉस्ट में अगर गिनूंगा तो हो जाएगा 106। इसका अनिल जी हमें कंबाइंड स्टॉप लॉस जो रखना होगा डाउनसाइड वुड बी एट 44 और अनिल जी सो नेट अगर आप देखें तो 60 पॉइंट्स का रिस्क हो जाएगा बट देन आई थिंक दैट वुड बी द आइडियल स्ट्रेटेजी इस लेवल्स पर जहां पे इंडेक्स में कहीं पे भी एक मूव आ सकता है एंड जो हिसाब से रिकवरी हो है बेस्ड ऑन दैट मैं स्ट्रेटेजी फॉर्म कर रहा हूँ। इसका अनिल जी हम कंबाइंड टारगेट जो है दैट वी विल कीप इट टू 164 एंड 189। सेकंड टारगेट थोड़ा कम आ रहा है बिकॉज दूर थोड़ा ज्यादा है कंपेरेटिवली अगर आप देखेंगे तो अभी भी 250-300 पॉइंट ऊपर नीचे का मैं दे रहा हूँ यही वीकली एक्सपायरी का 9 जून की एक्सपायरी का। एंड ये जो स्टॉप लॉस एनर्जी जो रखना है जो मैंने सजेस्ट किया है दैट वी विल कीप ऑन अ क्लोजिंग बेसिस चाहे वो कल के ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग बेसिस हो तो वेंसडे की। बट इस लेवल से अनिल जी एक आपको शार्प शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है। ऐसा नहीं कि अपसाइड नहीं है मार्केट में 16,700-800 हो भी सकता है बट आज का अगर लो ब्रेक होता है देन आई फियर के मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा फिर से। सो वी आर राइट इन द मिडल ऑफ द रेंज इसलिए इसको कन्वर्ट किया मैंने लॉन्ग ट्रायंगल में। ट्रायंगल बना रहे हैं जय इस समय। जय एक बार जरा लेवल्स फिर से बता देंगे अगर कोई फ्रेश इस समय इनिशिएट कर रहा हो तो। श्योर। सो दीप हमारा जो कंबाइंड कॉस्ट हो चुका है अब 106 का हुआ है 44 का मैंने स्टॉप लॉस सजेस्ट किया है कंबाइंड खरीदना अभी 43 पर 16,800 का कॉल। सो हमारे पास पुट ऑलरेडी है 16,300 का 16,800 का कॉल हो जाएगा। कंबाइंड स्टॉप लॉस विल बी 44 टारगेट विल बी 164 एंड 189। जय की तरफ से इस समय निफ्टी पर स्प्रेड जो बना रहे हैं इस पर आपको रखनी है नज़र। आइए कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको रखनी चाहिए नज़र मूव आ रही है। कोफोर्ज में एक ब्रेकडाउन है। सचिन जी कोफोर्ज क्या चल रहा है स्टार्ट में सर 4% नीचे? जी दीपांशु इनफैक्ट फ्राइडे के सत्र में भी यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट हुआ था एंड उसके बाद वापस ये स्टॉक अपने रेंज के अंदर लॉक्ड इन हुआ है। तो लगभग मुझे लग रहा है ये रेंज बाउंड ऑस्किलेशन अभी भी बरकरार रहना चाहिए। ऑन द लोअर साइड आई थिंक 3450 3400 के आसपास के स्विंग सपोर्ट्स है एंड हायर साइड है बैरियर लगभग अराउंड 3900 3950 का। तो आई थिंक इसी पर्टिकुलर रेंज में ऑस्किलेशन होनी चाहिए। एंड जिस तरीके से यहाँ पर बिल्टअप्स है आज के सत्र में भी लगभग 13% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है विद अ डिक्लाइन ऑफ 4% इन द प्राइस। तो मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर थोड़े से शॉर्ट पोजिशन पाइल अप हुए हैं। तो अगर किसी की एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है तो मुझे लग रहा है उसे कैरी फॉरवर्ड ही करना चाहिए एंड स्टॉक को रिव्यू करना चाहिए जैसे ही वो 3450 के आसपास स्विंग करे। आपके लिए कोफोर्ज जहां पर आपको रखनी है नजर। थोड़ा ब्रेकडाउन वाला इसमें मूवमेंट आ रहा है। दीपक नाइट्राइट एक और काउंटर है जहां पर आप ब्रेकडाउन आते हुए देख रहे हैं 2.5% 3% नीचे इस समय दीपक नाइट्राइट आपको दिखेगा। अगेन इस काउंटर पर भी थोड़ी परेशानी हो रही है। इनफैक्ट केमिकल्स में दोनों तरफ का एक्शन है। कुछ चुनिंदा केमिकल स्टॉक्स हैं जहां पर आपको अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है और उसके सामने कुछ केमिकल स्टॉक्स हैं जहां पर आपको वीकनेस भी बनती हुई दिख रही है। तो नजर रखिए इंटरेस्टिंग एक्शन बन रहा है। डाइवर्जेंट ट्रेंड्स यहां पर आपको आते हुए दिख रहे हैं। एक स्टॉक है थोड़ी देर पहले भी ये रेडार पर आया था, एक मूव आई थी, अभी भी थोड़ी मूव दिख रही है, वो है ग्रैन्यूल्स। बंसल जी आज सुबह अच्छी शुरुआत हुई थी फिर काफी तेजी से गिरा था और अब एक रिकवरी की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट मिड डे से रिकवरी आई है ग्रैन्यूल्स में। भरोसा कर सकते हैं सर इस रिकवरी पर ग्रैन्यूल्स 270 272 के लेवल्स पे? जी दीपांशु एक रिकवरी आई है और ट्रेडिंग के नजरिए से दीपांशु निवेश के नजरिए से नहीं ट्रेडिंग के नजरिए से भरोसा कर सकते हैं। एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म चार्ट पर एक डबल बॉटम लगा है 266 के अराउंड। तो 266 का स्टॉप लॉस है। जिनके पास है 266 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे और यहाँ पे पहला टारगेट बैठता है 272 का और दूसरा 276 का। 272 और 276 ये दो लेवल्स हैं जहां पर आपको ग्रैन्यूल्स पर रखनी है नजर। ये एक और काउंटर है जिस पर थोड़ा सा मूवमेंट आते हुए दिख सकता है। देखते हैं किस तरह की मूव ये दिखाएगा। जय कॉप में एक मूव आती हुई दिखिए, इस पर रखिए नजर। ये इनफैक्ट थोड़े एक्शन के लिए मूव भी होते हुए दिख रहा है और एक स्पाइक आ रहा है जय कॉप में, एक स्पाइक आ रहा है वेल्सपन कॉप में। ये भी एक और काउंटर है जो आपके रेडार पर होना चाहिए। आइए सुमित जी के पास चलते हैं। एक अगली कॉल है उनकी तैयार, सुमित के सुपरहिट।
बताएं सुमित जी। दिपांशु, मेरे रडार पे अभी एक सेल कॉल और आया है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है मार्केट में 1-2 दिनों के अंदर। तो बैंकिंग स्टॉक्स में यहाँ पे एक एक करके थोड़ा सा वीकनेस बन रहा है। 676 का अभी भाव चल रहा है फ्यूचर्स में। स्टॉक का नाम है एक्सिस बैंक। 2 से 3 दिनों के लिए एक्सिस बैंक में यहाँ पे सीएमबी पे बिकवाली करें। कल का लो तो ब्रेक हो ही चुका है और पिछले 5 दिनों के लोअर लेवल्स पे एक्सिस बैंक अभी ट्रेड कर रहा है। मेरे को लग रहा है कि एक्सिस बैंक में यहाँ से एक करेक्शन, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। 680 का इसके अंदर ऊपर में स्टॉप लॉस बनेगा और नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकता है एक्सिस बैंक में 660 रुपए का पहला टारगेट, 650 रुपए का दूसरा टारगेट। ये 2 टारगेट एक्सिस बैंक में 1 से 2 दिनों के अंदर नीचे की तरफ देखने को मिलने चाहिए। एक्सिस बैंक के अंदर पुट के जरिए भी ट्रेड किया जा सकता है। 670 वाला पुट अभी 16 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। छोटा सा स्टॉप लॉस नीचे में 12 रुपए का लगाए। ऊपर में 20 रुपए से लेके 25 रुपए तक के टारगेट एक्सिस बैंक के 670 के पुट के अंदर देखने को मिल सकता है और फ्यूचर्स के अंदर 660 रुपए से लेके 650 रुपए तक के लेवल 1 से 2 दिनों में या 2 से 3 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली करें एक्सिस बैंक। बिल्कुल, तो बिकवाली करके चले एक्सिस बैंक में। ये आपके लिए एक सेल कॉल आ रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में होल्ड कर रहा है, बट कुछ बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स हैं जो आपको स्ट्रेंथ नहीं दिखाएंगे। पर वेल्सपन कॉर्प, किरण जी जरा इसका चार्ट पुल अप करें। एक बड़ा वाला स्पाइक इस पर अभी अभी आते हुए दिख रहा है सर। कोई इंटरेस्ट वेल्सपन कॉर्प के चार्ट में? वेल्सपन कॉप पे एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो निकालते नजर आ रहे हैं। तो जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 235-36 का है। अगर ये निकलता है तो मैं वापस एक बार बाय करने की सलाह दूंगा। उस लिहाज में आपका स्टॉप लॉस 229 का रहेगा। टारगेट 250-255 के देखने को मिल जाने चाहिए। वेल्सपन कॉर्प पर रखिए नजर। स्पाइक आ रहा है सेंचुरी प्लाई पर। इनफैक्ट काफी बड़ा वाला स्पाइक इस काउंटर पर आपको आते हुए दिख रहा है। कुणाल जी जरा सेंचुरी प्लाई देखें, अभी अभी मूव आया है और काफी बड़ा स्पाइक आ रहा है सर। बिल्कुल दीपांशु, एक अच्छा मूव आता हुआ दिख रहा है। नीचे के लेवल से शानदार रिकवरी हुई है और स्टॉक के लिए जो इमीडिएट हर्डल चार्ट पर नजर आती है वो लगभग 580-85 के आसपास है। तो 585 के लेवल्स पार होंगे तो सेंचुरी प्लाईवुड में आपको एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। मीन रिवर्जन की संभावना है तो फिर आपको 625-630 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें। 585 के ऊपर मेरी खरीदारी कराए। तो 585 के ऊपर खरीदारी के रहे हैं। बट सेंचुरी टेक्सटाइल्स ये एक और काउंटर है। सेंचुरी प्लाई माफ कीजिएगा, ये एक और काउंटर है जहां पर आपको मूव आ रही है। सुमित जी के भी 2 पावर स्टॉक्स हैं, एनएचपीसी, एसजेवीएन, दोनों में 1-1, 2-2% की मूव आ रही है। यहां पर भी रखनी है नजर। टाटा एलेक्सी ये एक और चार्ट है जिस पर मूव है। इनफैक्ट बाकी आईटी स्टॉक्स आज गिर रहे हैं बट टाटा एलेक्सी स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ जा रहा है। और सचिन जी, डेज हाई पर टाटा एलेक्सी इस समय बैठा हुआ है। 8730 का लेवल आ रहा है, वो भी ऐसे दिन जहां पर बाकी आईटी स्टॉक्स फिसल रहे हैं। क्या मेक करते हैं सर टाटा एलेक्सी के चार्ट का? 4 हफ्तों की वोलेटिलिटी में इसने कहीं पर भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। जिस तरीके से अपने 5 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ये कंसेक्यूटिव क्लोजिंग बरकरार रखता है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी लॉन्ग्स ही ढूंढने चाहिए। अगर यहाँ पर डिक्लाइन आते भी है तो मुझे लग रहा है 83-80 के नीचे जब तक एक क्लोजिंग नहीं आती तब तक आई थिंक यहाँ पर स्ट्रक्चरली कोई बदलाव नहीं होगा। एंड मोमेंटम के लिहाज से तो मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं 85-20 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लग रहा है जल्द ही इसी पर्टिकुलर काउंटर में एक फ्रेश ब्रेकआउट एस्टेब्लिश होना चाहिए एंड लगभग 9,100 तक कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस से ही ट्रेड करें। टाटा एलेक्सी ये काउंटर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप बाकी आईटी में जो भी हो बट टाटा एलेक्सी आपको यूजुअली स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ दिखाता है और हर डिप पर खरीदारी के मूव इस पर आती हुई दिख रही है। इस बीच आरसीएफ, थोड़ी देर पहले स्टार्ट पर हम बात कर रहे थे, फ्रेश स्पाइक आरसीएफ पर आते हुए दिख रहा है, फ्रेश स्पाइक नेशनल फर्टिलाइजर पर आते हुए दिख रहा है। तो दोनों ये फर्टिलाइजर पैक के काउंटर्स हैं वो अब मूव और करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा एक्शन यहाँ पर आया है। इंडेक्स लेवल को भूल जाइए, सारा का सारा मूव जो आपको आ रहा है वो स्टॉक स्पेसिफिक इस समय आते हुए दिखेगा। सारे के सारे ये काउंटर्स हैं जो इस समय मूव कर रहे हैं। कोरोमंडल तो ऑफकोर्स थोड़ी देर पहले मूव कर भी रहा था, वो अभी भी रेडार पर बना हुआ है। डॉक्टर लाल पर अब फाइनली एक मूव आती हुई दिख रही है। ये इंटरेस्टिंग है, देखते हैं डॉक्टर लाल सस्टेन करता है कि नहीं। बंसल जी जरा देखें, डॉक्टर लाल पैथलैब्स डिप आया था, अब वापस थोड़ा मूव करने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट नो ये सस्टेनेबल है कि नहीं सर? दीपांशु चल रहा है और दीपांशु सस्टेन कर रहा है और यहाँ पर नीचे में 2150 2150 35 रुपए नीचे एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, तो वो स्टॉप लॉस है। और यहाँ पर दीपांशु नजर रखनी चाहिए ऊपर में 2200 के लेवल्स पर।
2200 के ऊपर निकलेगा तो शॉर्ट टर्म चार्ट पर एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और 2200 के ऊपर निकलेगा तो 2280, 2290 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंगली ट्रेड करने की राय होगी। लाल पैथ लैब्स, BHEL भेल, ये भी थोड़े एक्शन में है। वागले साहब, BHEL इस पर कोई व्यू है? दीपांशु 50 के लेवल से ही आज बॉटम मतलब घुमा है, तो वो ब्रेक नहीं करेगा इमीडिएटली, लेकिन ऑन द अपसाइड 53, 50, 54 ये भी क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल है। हल्का सा रेंज बाउंड विद पॉजिटिव बायस अगले 2-3 दिनों के व्यू से, लेकिन 54 क्रॉस करना भी मुश्किल है। 50-54 ये रेंज रहेगी। क्या आपके लिए BHEL ये भी इस समय मूव आ रहा है। आइए, आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं बाजार बंद होने के लिए, ले लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। सर, डाउ फ्यूचर्स थोड़ा ऊपर से नीचे आया हल्का सा। जब लास्ट स्ट्रैटेजी ली थी तो वहां 290 पॉइंट ऊपर था, अब 240 है, तो 50 पॉइंट नीचे आया, बट गेन्स होल्ड कर रहा है सर। नैस्डैक फ्यूचर्स भी 1.25% ऊपर है और कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुए। रुपया अपने लेवल्स को मेंटेन कर रहा है। बाकी यूरोप में भी अच्छी तेजी बनी हुई है। कच्चा तेल थोड़ा एलिवेटेड है। बताएं सर, क्या करके जाना है? हम तो एग्जैक्टली रेंज के उधर ही हैं जहां पर 1 घंटा पहले थे। देख लीजिए, वही 16,500 16,600 की रेंज में बंद हो रहे हैं, तो न स्टॉप लॉस तेजी का ट्रिगर हो रहा है, न मंदी का क्लोजिंग बेसिस पर। और बैंक निफ्टी भी वही 35,300 के आसपास बंद होता दिख रहा है। ये सब कुछ तब हो रहा है जब 250-250 पॉइंट ऊपर आपके डाउ फ्यूचर्स ऊपर है। तो मेरे ख्याल से कुछ करने जैसा है नहीं। ओवरनाइट पोजीशन रखने में कोई ऐसा बहुत बड़ा रिवॉर्ड नहीं और बहुत बड़ी रिस्क भी नहीं है, क्योंकि 250-300 पॉइंट की तेजी आप डिस्काउंट करके चल रहे हैं। आपको लगता हो आपको 500-700 डाउ बढ़ जाए, वैसा दिख तो नहीं रहा है। अब वो हो तो अलग बात है, नहीं ऐसा लग रहा है कि 200-400 गिर जाए। तो बेहतर है कि जो पोजीशन है उसी को रखें और बाकी को नई पोजीशन कल सुबह बनाएं। इंट्राडे में रखना ज़्यादा ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो किसी भी तरफ ज़्यादा फेवरेबल है नहीं। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो बता दूं आपको, 16,400 के स्टॉप लॉस पुट के साथ में आप हेज कर सकते हैं। शॉर्ट है आप तो 16,700 या 16,800 का कॉल खरीद कर हेज कर सकते हो। हेजिंग करके चलना चाहें तो ठीक है, नहीं तो भी अदरवाइज कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। तो जो है उसी को मेंटेन करें। नई पोजीशन कल सुबह बनाई जाएगी। जो है उसी को मेंटेन करें। नई पोजीशन कल सुबह बनाई जाएगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। आइए, रोज आपको ट्रेडिंग के मौके मिलते हैं, एक बार अगर आप इस समय जाने भी दें तो कोई परेशानी वहां पर नहीं होगी। ये है अनिल जी की राय। चलिए, क्लोजिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। जल्दी से कुछ फाइनल स्टॉक्स पर व्यू ले लेते हैं जो आज के शानदार आउट परफॉर्मर्स रहे हैं। वहां पर आपको क्या करके जाना चाहिए, यहाँ पर रखें नजर। अपोलो हॉस्पिटल्स, ये काफी वॉलेटाइल रहा। पिछले हफ्ते हमने देखा दोनों तरफ के मूव आई, या तो बड़ी उछाल आता है या फिर बड़ा करेक्शन आता है। वागले साहब, अपोलो हॉस्पिटल्स आज भी देखिए सुबह सुस्त रहा, अब सेकेंड हाफ में थोड़ा एक्टिव है। BTST कैंडिडेट बनता है सर? दीपांशु, बिल्कुल पैरामीटर्स मैच हो रहे हैं। मुझे लगता है BTST करके जाना चाहिए। आपका लगभग 21 रुपए का नीचे का स्टॉप लॉस होगा 3635 के आसपास। मुझे लगता है ये 3690 3700 तक आपको कल लेवल्स मिलने चाहिए इसके। है आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल्स। आइए, एक बिगुल जय ठक्कर के लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप, एक स्टॉक है जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि अपवर्ड मूव आपको देखने मिल सकता है, और वो है UPL, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, जो करीब 779 पर चल रहा है। तो ऑलमोस्ट एट द मनी कॉल ऑप्शन है 780 का, जो 22 रुपए 55 पैसे पे दीप अभी ट्रेड कर रहा है। इसको आप खरीदे। यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस प्लेस करना है, छोटा सा एक हल्का सा स्टॉप लॉस है 17.40 का, 17 रुपए 40 पैसे का। दीप, इसका जो पहला टारगेट यहाँ पे बन रहा है दैट वुड बी 29 एंड सेकेंड टारगेट वुड बी 34। सो 34 तक के लेवल्स आपको UPL में देखने मिल सकते हैं। इनफैक्ट लास्ट 3-4 दिनों से अगर आप देखें, जो इसमें एक साइडवेज मूव किया तो थोड़ा बहुत नेगेटिव मूव देखने मिला है। दैट इज क्लियरली एक फॉलिंग चैनल में देखने मिला है। कोई एक नया एक फॉल नीचे की तरफ स्टार्ट हुआ, रिज्यूम हुआ, ऐसा नहीं लग रहा है। एक बाउंस बैक आया शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से, एंड देन आफ्टर स्टॉक साइडवेज चले गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में ये एक स्टॉक है जिसमें हमें ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने मिल सकता है, और लगभग 800 रुपए तक के लेवल्स हमें स्पॉट में देखने मिलेंगे। हेंस इसके टारगेट 29 एंड 34 के बंद रहे। UPL का 780 के स्ट्राइक का कॉल आप खरीद के चले। ओके, तो ये है आपके लिए 780 का कॉल UPL में खरीदिए। मैं बात कर ही रहा था
लग रहा है फर्टिलाइजर में कुछ बन रहा है। हमने देखा जिस तरह से आरसीएफ नेशनल फर्टिलाइजर पर मूव आया, कोरोमंडल मूव कर रहा था, जीएनएफसी चंबल भी रेडार पर थे और अब यूपीएल पर जय की कॉल भी आ रही है। पीएसपी प्रोजेक्ट ये भी एक काउंटर है जहां पर आपको रखनी नजर। 155 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है और स्टॉक इस समय बाउंस भी कर रहा है, 4% ऊपर पीएसपी प्रोजेक्ट ट्रेड करेगा। आइए फिर आखिरी 2 मिनट है ट्रेड के लिए और बहुत ही सुस्त कारोबार आपको इंडेक्स लेवल पर होते दिखा है। एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हुआ है, उस दायरे के बीच में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर आया होगा, बट अदरवाइज इंडेक्स लेवल पर आज हम कहीं नहीं गए हैं। माइल्ड आउट परफॉर्मेंस ही बैंक निफ्टी की, वो भी एकदम सपाट बंद हो रहा है। निफ्टी की माइल्ड अंडर परफॉर्मेंस ही, वो भी एकदम सपाट बंद हो रहा है। तो इंडेक्स लेवल पर हमने कुछ नहीं किया है। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आज आपको भरपूर आती हुई दिखी हैं। टॉप गेनर बजाज ऑटो 4% ऊपर, सुबह एक अच्छा स्पाइक आया था, वहां से फिर थोड़ा फिसला, अब वापस मूव कर रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील टॉप लूजर से टॉप गेनर, 2.5% ऊपर ये काउंटर है। ओएनजीसी ऑफ कोर्स जिस तरह से कच्चा तेल 3 महीने की ऊंचाई पर आया है, यहां पर आपने तेजी देखी है। सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल्स, टाटा कंज्यूमर, यूपीएल, टाटा स्टील, आईटीसी, हिंडाल्को, इंडसइंड बैंक, एमएनएम, कोटक, एचडीएफसी लाइफ, इन्फी। डाइवर्स सेट ऑफ स्टॉक्स हैं, कोई एक ऐसा सेक्टर नहीं था जिसने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, कोई एक ऐसा सेक्टर नहीं था जिसने बड़ी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है। हालांकि चुनिंदा आईटी स्टॉक्स पर ऑफकोर्स जरूर आपको प्रेशर दिखा। एशियन पेंट्स, तेल के दाम जैसे ऊपर गए इस पर प्रेशर था। अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट दोनों में गिरावट रही। आइशर मोटर्स, ब्रिटानिया, रेड्डीज, ग्रासिम, एक्सिस बैंक, एचयूएल, पावर ग्रिड, एचडीएफसी और साथ ही रिलायंस 0.5% नीचे। यहां से बाजार ने आपको दबाव बनते हुए देखा। अच्छी बात है, जो सुबह ओपनिंग की ब्रेथ थी, सिर्फ 4 या 5 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव खुले थे, बाकी सारे नेगेटिव थे, वो थोड़ी सुधर कर आई है, पर इंडेक्स लेवल पर कोई मूव आपको नहीं दिखा है। रेन इंडस्ट्री 4.5% ऊपर रहा। आईसीआईसीआई प्रू में खरीदारी दिखी। आरबीएल बैंक, बलरामपुर चीनी, इसके साथ ही बंधन बैंक, एबीबी, अदानी एंटरप्राइजेज, टाटा कंज्यूमर, कोरोमंडल इंटरनेशनल, ग्लेनमार्क, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट सोर्स, डिक्सन टेक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक यहां पर खरीदारी दिखी। इंडियाबुल्स हाउसिंग ब्रेकडाउन आया पिछले हफ्ते की रिबाउंड के बाद। कोफोर्ज, इन्फो एज, बिरला सॉफ्ट, एस्ट्रल, जुबिलेंट फूड, वर्लपूल, मदरसन, पीवीआर, यहां पर आपने वीकनेस आती हुई देखी। तो ये आपके लिए कुछ कमजोर काउंटर्स बनते हुए दिखे हैं, बट ओवरऑल बाजार में सुस्ती का माहौल बना हुआ था। और अनिल जी, जहां खुले वहीं पर खत्म होते हुए दिख रहे हैं सर। 20 पॉइंट सिर्फ निफ्टी नीचे बंद हुआ है। निफ्टी नीचे बंद हुआ है 16,565 के लेवल पर प्रोविजनली, और 35,300 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज आउट होते हुए जरूर दिखा है प्रोविजनली, सिर्फ 36 पॉइंट ऊपर। तो जहां खुले वहीं पर क्लोजिंग सर। बिल्कुल, तो कोई खास बदलाव नहीं है, मुश्किल से 18 पॉइंट नीचे बंद हुए हम निफ्टी पर प्रोविजनल बेसिस पर। शायद प्रोविजनल क्लोजिंग थोड़ी सी 5-10 पॉइंट ऊपर ही आएगी। बैंक निफ्टी में भी प्रोविजनल क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर आने की संभावना है और सेंसेक्स 113 अंक नीचे बंद होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल बेच शांत क्लोजिंग, वेट एंड वॉच मोड में है बाजार। और अगर आप देखिए डाउ फ्यूचर्स 250 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त, और नेस्डेक फ्यूचर्स 160 अंक मजबूती के साथ ट्रेड करें। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि कम से कम अमेरिका में एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन होगा, इस बात की संभावना आप रख सकते हैं। फाइनल क्लोजिंग के फिगर्स भी आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। 35,310, 35 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक बंद हो रहा है, और निफ्टी सिर्फ 15 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 16,570 के लेवल्स पर। कहीं नहीं गया है बाजार, कुछ स्टॉक्स में जरूर आपने एक्शन बनते हुए देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे मेहमानों का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशु सर, साथ ही राकेश जी, कुणाल जी, आप सभी का शुक्रिया सर। किरण जी, सचित जी, जय वागले साहब, राकेश जी, कुणाल जी एंड सुमित जी ऑफ कोर्स, एंड अनिल जी, हालांकि पर्सनल काम से गए थे सर, बट पूरा मॉर्निंग शो और क्लोजिंग शो निकाला, वो भी एक ऐसी हॉलीडे डेस्टिनेशन पर जहाँ पर बहुत अच्छा माहौल हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑफ कोर्स व्यूअर्स की मदद करने के लिए आज। आइए अब नजर डालते हैं। जी सर। जी, मैं काश आपको यहाँ से ना कैमरा घुमा के बता पाता कि एब्सोल्युटली, आई कैन इमेजिन। पीछे बैक वाटर्स और बहुत ही सीनिक ब्यूटी है जिसके लिए केरल जाना माना जाता है, लेकिन मतलब बड़े मुश्किल से वो सेटअप करके जैसे तैसे पूरा काम निकाल लिया है। तो चलिए जैसा भी है बढ़िया, बट वाकई में बड़ा मज़ा आया मार्केट की एक्शन को देखते हुए। जी बिल्कुल सर, एंजॉय करें अपनी इवनिंग एंड ऑफ कोर्स पूरा मज़े उठाएं जो कोचिंग में आप हैं।